ओके, सो असाइनमेंट किया है सबने? किसी को डाउट उसमें कुछ? असाइनमेंट में डाउट है क्या? ऑनलाइन? जो भी क्वेश्चंस थे असाइनमेंट के वो समझे? उसमें किसी को दिक्कत है, डाउट है कुछ? ओके, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस समझे सब? ओके, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल। ओके, सो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन गिव्स यू क्वेश्चन, और गिव्स यू रिमाइंडर। ठीक है, वर्क्स अकॉर्डिंग टू BODMAS। क्लियर? अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू, अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू, रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न 0 और 1, दैट इज इंटीजर। रिलेशन राइट है तो 1, रॉन्ग है तो 0। ठीक है, इन दिस प्रेसिडेंस गोज लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में भी किसका ज्यादा है? इन सबका ज्यादा है, इन दोनों से, राइट। फिर इन दोनों पे भी सेम में आ जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट। लॉजिकल ऑल्सो रिटर्न्स इंटीजर 0 और 1। तो इसमें भी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट डिसीजन कौन लेगा? और ऑपरेटर, राइट। अब ये सब फ्लो में हम समझ सकते हैं। प्रिंटफ रिटर्न्स इंटीजर पता है तुमको? प्रिंटफ इंटीजर रिटर्न करता है, उसके अकॉर्डिंग भी क्लियरिटी आई होगी। अब आगे, सो योर नेक्स्ट ऑपरेटर, तो बाइनरी के बाद दूसरा क्या है तुम्हारे पास? यूनरी ऑपरेटर्स। क्लियर? तो यूनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास अवेलेबल है इंक्रीमेंट, हाँ, डिक्रीमेंट, प्लस प्लस और माइनस माइनस। यूनरी ऑपरेटर वर्क्स विथ अ सिंगल ऑपरेंड। तो ये मैंने कोड लिखना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने बोला इंटीजर a इक्वल्स टू 10, और मैंने बोला a प्लस प्लस, और यहाँ पे मैंने a को प्रिंट किया। व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट एवरीवन ऑनलाइन? आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट Q10 आएगा। प्रिंटफ तो एक ही है मेरे पास, मैंने प्रिंट कहाँ किया? कुछ एक ही तो प्रिंट किया है, दो थोड़ी प्रिंट किए। तो क्या आएगा? सिर्फ आएगा 11, क्योंकि a प्लस प्लस का मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस 1। तो a कितना है? 10, उसमें 1 ऐड किया, कितना हुआ? 11, और वो वैल्यू वापस किसमें डाली?
ए में ही डाली, तो ए कितना बन गया 11, तो ए बन गया 11। और अब तुम इस ए को क्या कर रहे हो, प्रिंट। क्लियर। तो ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, इसमें दो तरीके का पार्ट, एक तो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट एंड सेम डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट। तो अब इसी कोड में वापस मैं बोलता हूं प्लस प्लस ए, इसी कोड में वापस बोलता हूं प्लस प्लस ए, व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट। अब ए प्रिंट करता हूं, क्या आएगा ए, ए प्रिंट करता हूं तो ए क्या आएगा, यस ऑनलाइन, ए क्या आएगा, ए 11 ही आएगा, क्योंकि इसका भी मतलब वही होता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो प्लस प्लस ए करने पे भी मुझे 11 ही मिला। तो क्या फायदा है इस चीज का फिर, ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए, क्या जरूरत है इसकी, आउटपुट तो सेम ही आ रहा है। अननेसेसरी क्यों तुम उससे 5 मार्क का डिफरेंस लिख रहे हो फिर, कि प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, काम तो वही हुआ, ए प्लस प्लस ने भी वही किया, प्लस प्लस ए ने भी वही किया। यस ऑनलाइन, समझ में आ रहा है, तो क्या फायदा है फिर इसका, ऐसा क्यों है फिर, ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए ऐसे दो क्यों है अलग अलग अपने पास। अगर हम उसे किसी ऑपरेशन के साथ मर्ज करके यूज करते हैं, हम्म, तो अगर हमें पहले वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है देन इंक्रीमेंट करना है। तो मतलब मर्ज करके यूज करते हैं, मतलब ही अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लाइन पे एक ही ऑपरेशन हो रहा है, तो फिर तुम प्लस प्लस ए करो या ए प्लस प्लस करो फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन उसी लाइन पे अगर दो ऑपरेशन होते, मतलब कि लेट से दो ऑपरेशन इन द सेंस कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ए में कितना है 10, बी में कितना है गार्बेज। क्लियर। और अब अगर मैं बोलता हूं बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूं ए और बी को, अब मैं यहाँ पे बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस प्रिंट करता हूं, तो ए कितना आएगा बी कितना आएगा, व्हाट विल बी ए व्हाट विल बी बी, A will be 11. यस ए कितना आएगा बी कितना आएगा, हाँ बता। सर बी में 11 आएगा, अंदर उसके बाद ए इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ए में नहीं बी में 10 आएगा और उसके बाद ए में 11 आएगा। ओके, तो इस बार हमने यूज किया है कौन सा इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे काम कितने हो रहे हैं, दो, दो काम हो रहे हैं, एक हो रहा है असाइनमेंट, एक हो रहा है इंक्रीमेंट। तो जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंट कब होगा, पोस्ट मतलब बाद में, इंक्रीमेंट कब होगा बाद में, तो फिर पहले क्या होगा, पहले असाइनमेंट होगा, मतलब ही सबसे पहले ए यहाँ पे आके क्या रखेगा 10, ए आके रखेगा यहाँ पे 10, तो वो 10 कॉपी किया जाएगा किसमें, बी में, राइट। ए बी में कॉपी करने के बाद अब ए प्लस प्लस होगा, मतलब अब ए कितना बन जाएगा, और बी में कितना रहेगा 10 ही रहेगा, तो बी विल बी 10, ए विल बी 11। क्लियर, गेटिंग द पॉइंट एवरीवन, ए विल बी 11, बी विल बी 10, सो दिस इज द रोल ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट। अब ये वाला कोड, ए में 10, बी में गार्बेज, और यहां पे मैं बोलता प्लस प्लस ए, तो क्या आता आउटपुट, और मैं ए और बी प्रिंट करता तो क्या आता आउटपुट, दोनों में 11। यस एवरीवन, तो आउटपुट क्या आता, अरे तो आउटपुट क्या आता, तो दोनों में आता 11, क्योंकि
जब तुम आते इस लाइन पे तो यहाँ पे तुमने प्री इंक्रीमेंट बोला है, मतलब भाई सब काम छोड़ के पहले क्या कर, इंक्रीमेंट। तो इसने ए को यहाँ पे लाके क्या रखा, 10। 10 का तुरंत उसने क्या कर दिया उसको 11, मतलब ए पहले क्या बन गया 11। और अब तुमने इसको क्या किया है, कॉपी किया है, असाइन किया है बी को, मतलब बी में भी क्या आ जाएगा 11। अंडरस्टूड। तो ये डिफरेंस है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का। जब तुम उनको सेम लाइन से वर्क करवाते हो तो सिंपली, अगर तुम्हारे दो काम है, लेट से पहला काम है असाइनमेंट और दूसरा काम है इंक्रीमेंट, तो पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में सबसे पहले क्या होगा असाइनमेंट और फिर क्या होगा इंक्रीमेंट। लेकिन प्री इंक्रीमेंट के केस में सबसे पहले क्या होगा इंक्रीमेंट और बाद में क्या होगा असाइनमेंट। क्लियर एवरीवन ऑनलाइन, समझ में आएगा। तो इसको कहीं पे भी यूज करो एट एनी प्लेस, कहीं पे भी किसी भी जगह पे ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट अपना रोल चेंज नहीं करेगा, सेम ही रोल रखेगा। मतलब ही मेरे पास है ए इज इक्वल टू 10, बी इक्वल्स टू 20, सी इक्वल्स टू 30, डी इक्वल्स टू 40। और मैं बोल रहा हूँ इंटीजर x इक्वल्स टू ए प्लस 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 बी प्लस 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 माइनस माइनस सी प्लस डी माइनस माइनस। व्हाट विल बी द आउटपुट जब अगर मैं x को प्रिंट करता हूं और मैं ए बी सी और डी को भी प्रिंट करता हूं, क्या आएगा आउटपुट निकालो।
ओके, लेट्स चेक। तो सबसे पहले ए यहाँ पे क्या रखेगा लाके? ए रखेगा इधर 10, बी रखेगा इधर लाके क्या 20। इस केस में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले डिक्रीमेंट होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा 29। यहाँ पे भी सबसे पहले क्या होगा? गलत, टोनिंग पे फोकस नहीं करना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है। कुछ नहीं होगा, सबसे पहले डी क्या रखेगा इधर 40 रखेगा, फिर डी 40 रखेगा ना, बाद में माइनस माइनस होगा, तो बाद का बाद में देखेंगे। अभी एक्स बनने के लिए यहाँ पे क्या क्या है, इतने सारे वैल्यूज है, तो कितना है तुम्हारा 30 और 30 कितना, तो एक्स आया तुम्हारा 99। अब रही बात ए की, तो ए तक तुम पहुंच चुके थे, तो ए बन गया 11। बी तक तुम पहुंच चुके थे, तो बी बन गया 21। सी ऑलरेडी 29 हो चुका था तभी, और डी अभी क्या हो जाएगा 39। तो नेक्स्ट लाइन पे जब तुम प्रिंट करोगे, देन यू विल गेट 11, 21, 29 एंड 39। लेकिन ये पार्ट क्लियर है क्या? इसको कहीं पे भी यूज करो, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट अपना रोल चेंज नहीं करेगा। अंडरस्टूड? अब ए है मेरे पास 10, बी है मेरे पास 20, और मैं बोल दिया यहाँ पे इंटीजर x इज इक्वल टू ए प्लस स्लैश प्लस बी प्लस 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 माइनस माइनस ए प्लस 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 बी। printf x, printf a comma b, what will be the output? So the output for this will be undefined behavior or compiler dependent और compiler specific। क्यों? क्योंकि अभी आते ही तुमने यहाँ पे 10 रखा, राइट? आते ही यहाँ पे 10 रखा, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट। अब पोस्ट इंक्रीमेंट तुरंत हो रहा है या नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद हो रहा है, इसमें तुम्हें कंफ्यूजन है कि नहीं अभी भी?
मतलब पहले के केस में टेंशन नहीं था, A+10 रखने के बाद अगले लाइन पे जाते जाते वो 11 हो रहा है, लेकिन अब वो तुरंत 11 हो गया या अगले लाइन पे जाने के लिए 11 अभी भी होल्ड पे है, 11 होने का अभी भी होल्ड पे है, इसकी गारंटी है क्या कुछ? गेटिंग माई पॉइंट? मतलब देखो, ये अभी भी तुम उसी लाइन पे हो, नेक्स्ट लाइन पे आते आते तुम 11 होने वाले हो ना, या यहाँ पे 10 रखने के बाद तुम तुरंत 11 होने वाले हो। तो अगर इस लाइन पे ए का बाद में कहीं पे यूज नहीं होता तो तुम्हारा रोल सॉर्टेड था कि भाई A11 हो गया, लेकिन अभी क्या है, अभी ये ए वापस इधर यूज हो रहा है, तो ये इधर आते आते 11 बन चुका था या वो अभी भी 10 है, ये बिहेवियर तुम प्रिडिक्ट कर पा रहे हो क्या? नहीं। तो इस केस में यू विल गो विथ अनडिफाइंड बिहेवियर, कि तुम नहीं बता सकते कि ये क्या आएगा। क्यों? क्योंकि अगर सेम ही वेरिएबल के साथ एक ही लाइन पे 2-3 बार इंक्रीमेंट या एक से ज्यादा बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है तो दैट विल बी टोटली कंपाइलर स्पेसिफिक। तो इसका आंसर सी में अलग आ सकता है, जावा में अलग आ सकता है, C++ में अलग आ सकता है, ये जावा के ही या सी के ही कुछ कंपाइलर्स में अलग आ सकता है, क्योंकि कंपाइलर के रूल्स के अकॉर्डिंग है। अंडरस्टूड? ऑनलाइन ये रहेगा। ओके, अब इन सब चीजों को मिक्स करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट? आई होप जो लोग पहली बार ज्वाइन किए उन्होंने लेक्चर्स देखे हैं पहले के सारे, तो ये कल के परसों के लेक्चर से रिलेटेड है। अरे क्विक, इतना टाइम थोड़ी लगता है उसको। व्हाट विल बी द आउटपुट? A, B और C क्या आएगा बताओ? C आएगा 1, A आएगा और B आएगा 21। ओके, यस ऑनलाइन। चलो क्विक। A, B और C की बात कर रहा हूं मैं। अरे 3 आउटपुट आएंगे ना बेटा, A और B और C है ना। तो A आएगा, B आएगा और C आएगा। तो A यहाँ पे आके कितना रखा? A यहाँ पे आके रखा 10। तो और ऑपरेटर बोल रहा है कि भाई आई एम सेटिस्फाइड, मुझे एक ट्रू मिल गया, तो मैं इधर नहीं जाऊंगा चेक करने। तो बेटा इधर नहीं जाएगा चेक करने तो B++ होगा क्या? तो B का B ही रहेगा ना। मतलब ये A क्या है तुम्हारा 10, B क्या है तुम्हारा 20। तो A तक तुम पहुंच गए, तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले A ने इधर क्या रखा 10, तो यहाँ पे 10 नॉन जीरो है, तो और ऑपरेटर ने अपना डिसीजन ले लिया, दैट इज 1। तो C में क्या आ जाएगा तुम्हारा 1, और A तक तुम पहुंच चुके थे इसलिए नीचे के लाइन पे आते आते क्या होगा 11। B तक तुम कभी नहीं पहुंचे तो B डिस्टर्ब होगा क्या? तो 11, 20 एंड 1।
लाइक दिस शुड बी योर आंसर, समझे Yes. ऑनलाइन? क्लियर है? व्हाट विल बी द आंसर? सेम सेम कैसे आएगा? सेम आ ही नहीं सकता। ए पहले 10 था, अभी वो 0 है, तो 10 तो किधर भी नहीं आएगा मेरे पूरे आउटपुट में। व्हाट विल बी द आउटपुट? सर C1 आएगा, हम्म क्योंकि एक ट्रू मिल गया उसके हम्म बाद, हम्म एंड देन A में 1 आएगा एंड B में 25। सो ए में कितना है? 0, बी में कितना है? 20। सी अभी बनने का बाकी। सी बनने का बाकी क्यों बोला मैंने? क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे बन रहा है वो। तो पहले मैं आरएचएस में आऊंगा, आरएचएस में आऊंगा, यहाँ पे रखा जाएगा 0। तो और ऑपरेटर बोलेगा भाई एक 0 से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ना पड़ेगा तो इधर आएगा, कितना दिखेगा उसको? 20। अब बोलेगा मैं सेटिस्फाइड हूं, तो मैं सी में क्या दे देता हूँ? 1। और रही बात दोनों तक पहुंचने की, तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 21, क्योंकि दोनों तक वो पहुंचा है। राइट? समझ में आ रहा है एवरीवन? अब यहाँ पे प्लस प्लस ए होता तो क्या आता आउटपुट? बताओ। C में तो 1 आएगा एंड A में 1 आ जाएगा, इंक्रीमेंट हो गया, और B तक वो पहुंचेगा नहीं क्योंकि उससे पहले एक ट्रू मिल गया। तो ए में है तुम्हारे क्या? 0, बी में क्या है? 20, सी देखते हैं क्या आएगा। तो आते ही पहले तुमने क्या कर दिया? प्लस प्लस ए, मतलब पहले तुमने ए को क्या कर दिया? 1, और अब तुमने यहाँ पे वैल्यू लाके रखी। अब और ऑपरेटर बोल रहा है आई एम सेटिस्फाइड, तो मैं आगे जाऊंगा नहीं, तो आगे नहीं जाऊंगा, तो मैं इसको प्लस प्लस नहीं करूंगा, ये 20 का 20 ही रहेगा। तो फाइनल आंसर विल बी 120 एंड 1, क्योंकि और ऑपरेटर अपना डिसीजन क्या ले रहा है। अब यहाँ पे और की जगह पे कल को एंड होता तो फिर एंड बोलता मैं एक से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आगे जाना पड़ेगा। तो जो भी मैंने कंसेप्ट 2-3 दिन में पढ़ा है, इनको मर्ज करके तुम हजारों एमसीक्यू बना सकते हो कि नहीं? अब तुम्हें अलग से कुछ पढ़ाने की जरूरत है क्या उसमें? यू कैन क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू, राइट? और थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू में यहाँ पे जो मैंने सबसे पहली बार तुम्हें ये एमसीक्यू दिया, तो सबसे पहले अटेम्प्ट में तुम्हें वो आंसर नहीं आया फॉर एग्जाम्पल, सो दैट इज फाइन। बट जब मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं तब तो तुम्हें क्लिक हो रहा है ना? यस एवरीबॉडी ऑनलाइन, जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तब तुम्हें क्लिक नहीं हो रहा है, बट जब मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं तब तो तुम्हें क्लिक हो रहा है ना कि ऐसा है। तो देन यू आर ऑन ट्रैक। अगर ऐसा है तो फिर तुम ट्रैक पे हो। मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया और मैंने बोल दिया कि आप सॉल्व करो, नहीं। कंसेप्ट पढ़ाने के बाद मैंने 1-2 एग्जांपल सॉल्व करके दिखाने के बाद तुम्हें समझ में आया कि अच्छा हाँ ऐसा है। तो अब इसके बाद जो आगे प्रोसेड होने वाला है वो तुम लोगों का क्या है? सिंपली लॉजिक या लॉजिकल थिंकिंग, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड। उस पर मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। मैं अभी और ऐसे 10 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, या मैं इन्हीं क्या क्या कंसेप्ट पढ़े हमने, ऑपरेटर्स में क्या क्या पढ़ा है हमने, अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, उसमें क्या प्रेसिडेंस, मेन उन सबका क्या आएगा? प्रेसिडेंस। हमने और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर में समझा है आगे जाता है नहीं जाता है। फिर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए हम क्या लेके आए? प्रिंटफ, आगे जाता है नहीं जाता है। अब प्रिंटफ का प्रूफ ऑफ कंसेप्ट भी नहीं, हम ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस से भी प्रूव कर सकते थे कि आगे जाता है या नहीं जाता है। फिर हमने आज लाया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्री पोस्ट कैसे होता है क्या होता है। अब इन सब को मर्ज करके आई कैन क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन
कितने भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकता हूं, तो वो तुम्हें सॉल्व करते आएंगे, क्योंकि तुम्हें अभी कंसेप्चुअली उसकी क्लैरिटी है। और कंफ्यूज क्यों होते हो तुम लोग, क्योंकि तुम सिंटैक्स ओरिएंटेड पढ़ते हो। तुम क्या करो, अब लेट्स से प्रिंटफ %d a plus plus a equals to 10, what will be the output? What will be the output? What will be the output? Then Yes, online. What will be the output? So the output will be 10. क्यों? मैंने अभी बोला ना, जस्ट 2 मिनट पहले। क्यों बेटा लेट इतना? तो जल्दी निकलो, 11 बजे का सेशन है क्या? 10:30 है। सो क्या बोला है मैंने, कहीं पे भी आने दो, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट अपना रोल चेंज नहीं करेगा। सबसे पहले आके इधर क्या रखेगा, 10%। को बोलेगा भाई तुझे क्या दिया रीड करने को, 10। तो तू प्रिंट क्या कर स्क्रीन पे, 10। फिर ए बन जाएगा कितना, 11। तो वो प्रूव करने के लिए तुम वापस क्या करो, ए को प्रिंट करके देखो नेक्स्ट लाइन पे, तो तुम्हें वो 11 मिलेगा। लेकिन इस लाइन पे क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। हाँ, अगर यहाँ पे प्लस प्लस ए होता तो फिर वो पहले 11 बनता और फिर प्रिंट होता। समझे? प्रिंट %d प्रिंट what will be the output? What will be the output? अब कुछ लोग इसको कंपाइलेशन एरर बोल देंगे, बट हमने पढ़ा है सब डिटेल में, कंपाइलेशन एरर नहीं बोल सकते अभी इसको। इसका आंसर आएगा, कितने भी मैं नेस्टिंग करूं आंसर आएगा, क्योंकि सिंटैक्स करेक्ट है। %d के बाद कॉमा है, कॉमा के बाद एक वैल्यू है। अब कोई बोलेगा सर किधर वैल्यू है, उधर तो प्रिंटफ है, लेकिन हमने बोला है प्रिंटफ रिटर्न्स एक वैल्यू, राइट? तो सिंटैक्स तो करेक्ट है, तो सिंटैक्स करेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा, गलत। प्रिंटफ का सबसे पहला रोल क्या है, कैरेक्टर रिटर्न करना रोल है या सबसे पहला रोल प्रिंट करना है? सबसे पहला रोल उसका ये है कि उसके अंदर जो भी है उसको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो सबसे पहले, यह सिंपल है, वो छोड़। इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा, इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा? अरे नीचे जो लाइन लिखी है %d, 3, उसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा ना। तो ये लाइन तो तुम्हें क्लियरिटी है कि नहीं, फिर ये लाइन क्यों कंफ्यूज हो रही है, क्योंकि इस लाइन को तुम इलेबोरेट नहीं किए प्रॉपरली। क्या करना चाहिए था तुमने, तुमने देखना चाहिए था यहाँ पे %d है, %d जो है वो देख रहा है कि भाई पहला पैरामीटर क्या है जो मुझे प्रिंट करना है। जैसे ही इसको कॉल देता है, ये क्या कर देगा, स्क्रीन पे प्रिंट FBS, और जाते जाते क्या देगा इधर। तो यही तो है वो लाइन, और इस लाइन का काम क्या है, 3 प्रिंट करना। तो 3 प्रिंट करना इस लाइन का काम है। तो अभी तुम्हारा कंसोल जो स्क्रीन है तुम्हारी कहाँ पे आके रुकी है, यहाँ पे आके रुकी है ना, FBS क्या आएगा, समझे? एवरीवन ऑनलाइन गेटिंग द पॉइंट? तो मैं कितना भी नेस्टिंग करूं, मैं कुछ भी करूं इसके साथ, हाँ सर पहले उसने इंक्रीज प्रिंट कर दी, हाँ, फिर वापस कंट्रोल उसके पास जाए। कंट्रोल उसके पास जा ही नहीं रहा है ना, कंट्रोल उसके पास रुका। इसने क्या बोला है कि भाई मैं प्रिंट करने आ रहा हूँ, हाँ, मतलब इसने सीधा बोल दिया कि देखो मैं जा रहा हूँ 3 प्रिंट करने। लेकिन वो जैसे 3 प्रिंट करने जा रहा है, वो किया कि अब तक प्रिंट उसने नहीं, तो उसका प्रिंट करने से पहले ही प्रिंटर अपना क्या ला के रख दे रहा है उधर। तो फिर 3 आगे आएगा ना उसका, पहले थोड़ी आएगा, समझे? क्योंकि पहले प्रिंटर अपना काम करके रिटर्न करके देगा, तब जाके इसको वो वैल्यू मिलेगी जो उसको प्रिंट करनी थी। तब तक तो प्रिंटर अपना काम कर चुका है। अंडरस्टूड? तो ये सब जो पार्ट है, इस तरीके से तुमने क्या करना चाहिए, चीजों को ब्रेक डाउन करना चाहिए, तब तुम बहुत से पार्ट समझ पाओगे। चीजों को ब्रेक डाउन करने के बाद, अंडरस्टूड?
सो सिंपल, ये 4-5 रूल्स है, लेकिन ये 4-5 रूल्स तुम्हें कितना लाइट कर देते हैं कि जो एमसीक्यूज कॉलेजेस में तुम कंपाइलेशन एरर लिखते आए, राइट। अब इसमें मैंने कुछ ह्यूज पढ़ाया या मैंने यहाँ पे बहुत ही डिटेल में पढ़ाया, ऐसा नहीं होता है। मैंने सिंपली जो मिसिंग रूल्स थे, जिसका तुम्हें पर्पस नहीं समझ में आता है, तुम्हें ये प्लस प्लस या प्लस प्लस ए कब काम आएगा इसकी क्लियरिटी नहीं है, कब काम आएगा। अब लेट से मैंने बोला है a इज इक्वल टू 10 और b में मुझे क्या करना है, 10 डालना है और फिर a को प्लस प्लस करना है। तो मैं बोल रहा हूँ b इज इक्वल टू a और फिर क्या बोल रहा हूँ, a प्लस प्लस। तो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलेगा कि भाई तू एक लाइन क्यों वेस्ट कर रहा है, इधर ही प्लस प्लस कर देना, काम तो वही होगा, पहले a जाएगा b में 10 फिर होगा प्लस प्लस। या फिर तुम ऐसे बोल रहे हो कि मुझे पहले a प्लस प्लस करना है और फिर b को क्या देना है, a। तो बोल रहा है कि 2 लाइन वेस्ट कर ही मत, तुझे वो काम करना है तो इस तरीके से कर, एक लाइन बचेगी ना तुम्हारी। कल को एरेज में, फंक्शंस में, कहीं पे भी, सब तरफ तुम ये चीजों को ऑप्टिमाइज कर पाओगे, तुम्हें 2-2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो पर्पज है उसका, क्या जरूरत है, क्या चीज है। ये एंड ऑपरेटर भी, ये एंड ऑपरेटर का ही केस समझो सिंपल, कि एंड ऑपरेटर बोलता है कि जब तक तुम ये पार्ट कंटिन्यू नहीं करते, मतलब जब तक तुम ये पार्ट ट्रू नहीं कर लेते, इस पार्ट तक नहीं जा सकते हो। तो मेरे पास 2 फंक्शन है, फंक्शन 1 और फंक्शन 2। तो इसमें प्रायोरिटी वाला फंक्शन जो है वो फंक्शन 2 है। मतलब मेरा कहना है फंक्शन 2 अगर सही है तभी तू क्या कर, फंक्शन 1 के पास जा। और मैं कहते जैसा यहाँ पे फंक्शन 1 लिखता हूँ और यहाँ पे फंक्शन 2 लिखता हूँ, तो मेरा फाइनल डिसीजन मेकर कौन है, फंक्शन 2। मतलब एक्चुअली मेरे रियल लाइफ में जो मेरा प्रोग्राम है उसमें फाइनल डिसीजन मेकर कौन था, फंक्शन 2। फंक्शन 2 ट्रू होना चाहिए था और फिर 1 तो होना ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 1 को चेक कर रहा है और 1 चेक होके आ रहा है ट्रू, लेकिन 2 फॉल्स रह रहा है। तो मेरा अननेसेसरी 1000 लाइन है इसमें, लेट से अननेसेसरी चेकिंग हुआ कि नहीं, क्योंकि मेरा डिसीजन कौन बनाने वाला था, 2। तो मैं पहले इधर क्या लेके आता, फंक्शन 2, और फिर मैं क्या लेके आता इधर, फंक्शन। तो भाई 2 ही अगर फॉल्स हो रहा है तो छोड़ना 1 को, फिर 1 को क्या चेक करते बैठना है, क्योंकि 2 ही फॉल्स हो रहा है। हाँ 2 ट्रू हो गया, अब मुझे 1 भी ट्रू चाहिए। तो एक तुम्हारा वो सिनारियो समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है क्या एवरीबॉडी, पर्पस। तो हमारे पास बहुत से स्टूडेंट आते हैं कि हमें सिर्फ प्लेसमेंट दोगे क्या, राइट, हमें सिर्फ प्लेसमेंट दोगे क्या, तो हम नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि हम लॉजिकली क्या है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट। तो भाई तेरा ट्रेनिंग जब तक ट्रू नहीं होता, प्लेसमेंट तो जा ही नहीं सकते तुम आगे। समझ में आ रहा है क्या। सो रिलेट योर प्रोग्रामिंग विथ रियल लाइफ, कि क्या जरूरी है इसके लिए, इसके लिए तुम्हारा मॉक क्लियर होना जरूरी है। मॉक जब तक क्लियर नहीं होता, ट्रू नहीं होता, तो इसके एफर्ट क्या करोगे तुम लेके। समझ में आ रहा है, क्लियर है एवरीबॉडी, गेटिंग द पॉइंट। सो पहले ट्रेनिंग होना चाहिए, देन ओनली तुम प्लेसमेंट तक जाओगे। पहले ये ट्रू करो, ये फॉल्स हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, तब तक आगे नहीं बढ़ने देंगे जब तक ये ट्रू नहीं होता है तब तक। तो ये लॉजिकली समझ में आया क्या एवरीबॉडी। तो ऑपरेटर्स भी उस तरीके से काम कर रहे हैं, क्यों भाई आगे जा रहा है, क्यों अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहा है, तो इस तरीके से काम होता है ऑपरेटर्स में भी। तो जरूरी है, क्यों जरूरी है, आगे जाता है नहीं जाता ये समझना, क्योंकि जो तुम सोचते हो कोड करते वक्त, वो थिंकिंग में तुम्हारी इंप्रूवमेंट होती है। कल को ऐसे हो रहा है कि ये फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2, तो कोई बोलेगा सर काम तो हो रहा है ना, ये काम हो रहा है, बट जो सिनारियो में टाइम बचना चाहिए था वो सिनारियो में तेरा टाइम नहीं बच रहा है ना। समझ में आ रहा है, क्लियर, क्लियर है क्या एवरीबॉडी, आर यू गेटिंग द पॉइंट। दिक्कत है, प्लेसमेंट हो गया सर मेरा, एक जगह पे मैंने इंटरव्यू देके प्लेसमेंट कर लिया और ट्रेनिंग में फेल हो गया, कल को तो निकाल देगी ना कंपनी। समझ में आ रहा है, मतलब अननेसेसरी है कि नहीं ये मेहनत इधर की।
कौन सी, सॉरी, प्लेसमेंट वाली मेहनत। प्लेसमेंट वाली मेहनत कौन सी, रट्टा मार के क्वेश्चंस करना और फिर प्लेस हो जाना, राइट। ट्रू कर दिया मैंने, कुछ भी करके सर रट्टा मार के ट्रू कर दिया। और अब जब ट्रेनिंग वाला पार्ट आ रहा है या उधर जो मुझे इंप्लीमेंट वाला पार्ट आ रहा है उसमें मैं फॉल्स हो गया तो कंपनी विल निकाल देगी। तो क्या हो रहा है, वापस से अननेसेसरी है ना ये एफर्ट्स। तो इससे अच्छा पहले ये एफर्ट लो और फिर इधर आओ ना तुम, समझे। सो दिस इज द सिनेरियो, गेटिंग एवरीवन ऑनलाइन, समझ में आ रहा है। अब ये प्रिंटफ रिटर्न्स इंटीजर नहीं काम मुझे उसका कुछ, इसलिए मुझे अब तक उसका काम नहीं था। इससे पहले तुमने बहुत से बार कॉलेजेस में प्रिंटफ यूज किया होगा, तो किसी ने तुम्हें इधर इक्वल्स टू लेके दिखाया नहीं है तो तुम्हें इसकी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आज मैंने इक्वल्स टू अगर तुम्हें दिखाया है तो तुम इस प्रिंटफ को बहुत से प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए या बहुत सी चीजें लॉजिकली समझने के लिए, कुछ जुगाड़ के तौर पे करने के लिए, राइट। तो जुगाड़ करना है, तो जुगाड़ करना है, तो जुगाड़ कब ब्रेक होगा इसकी भी तो मुझे क्लैरिटी चाहिए ना। मतलब मैं कोई जुगाड़ करके काम कर रहा हूँ उसके मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, जुगाड़ करके करो, इंडियंस की स्पेशलिटी है वो जुगाड़। लेकिन वो जुगाड़ फेल किस केस में होगा या कहाँ पे ये कोलैप्स हो सकता है उसकी अगर मुझे क्लैरिटी है तो फिर मैं वो मैनेज करके रख सकता हूँ ना कि देख भाई ये इतने इतने एरिया में चलेगा, इस एरिया में जाने के बाद फेल होगा, राइट। लेकिन अभी हम जुगाड़ किस लेवल पे करते हैं, अभी मेरा काम हो रहा है ना, हो रहा है, अरे लेकिन दूसरे एरिया में जाने के बाद क्या, उधर कोलैप्स हुआ तो क्या, समझ में आ रहा है। तो वो जो घटिया वाले मीम आते हैं, अगर कोड चलता है तो चलने दो, वो देखा होगा ना तुमने कभी कभी कि क्या अपना एक पाइप होता है, इधर से पानी आता है और ये पाइप की इधर से कनेक्टिविटी ब्रेक होती है, बट वो पाइप यहाँ पे फूटा होता है और ये पानी बराबर इसी पाइप में इधर से जाता है, जो इधर से जाने वाला था वो इधर से जाता है, समझ में आ रहा है। और उधर क्या आ रहा है कि तुम्हारा कोड अगर काम कर रहा है तो उसको छेड़ो मत, फिर किस बात के डेवलपर हो तुम, सेंस ही नहीं है, फिर कुछ चल रहा है तो चलने दो। मेरा ये होना चाहिए इस लेवल पे कि मैं कितना भी छेड़ू उस कोड को, मैं उसको वापस टिक करने के लेवल पे होना चाहिए, समझ में आ रहा है। देन एंड देन ओनली विल सर्वाइव। अभी एआई के एज में तो तुम उसी लेवल पे सर्वाइव करोगे, जुगाड़ नहीं चलने वाला, ठीक है। समझ में आया, एनी डाउट एनी क्वेश्चन अब तक जो समझा है, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट जो मैंने बोला अब तक वो क्लियर है क्या ऑनलाइन। प्री पोस्ट यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी मुझे पढ़ाने के लिए पहले डिसीजन मेकिंग पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप अब तक तो सही जा रहा है, समझ में आ रहा है सब। तो मैं कितने भी कॉम्बिनेशंस करूं, किसी भी कोड को कैसे भी कॉम्बाइन करूं, तुम लोगों को सॉल्व करते आना चाहिए। सिंटैक्स एरर आने के केस, लेट से भाई मैंने प्रिंटफ लिख दिया, मैंने इसके अंदर परसेंट डी लिखा, मैंने इसके अंदर प्रिंटफ लिखा, हेलो, राइट, और मैंने सेमीकोलन दे दिया, तो आएगा कंपाइलेशन एरर। लेकिन वो क्यों आएगा, प्रिंटफ लिखा इसलिए आएगा क्या, नहीं, इस प्रिंटफ का ये ब्रैकेट क्लोज है, इस प्रिंटफ का ये ब्रैकेट शुरू हुआ, ये वाला तूने क्लोज नहीं किया, या तूने ये कॉमा देना भूल गया। तो प्रिंटफ क्या बोल रहा है, प्रिंटफ बोल रहा है कि भाई मैं जो भी पैरामीटर लेता हूँ वो कॉमा सेपरेटेड लेता हूँ। इधर मुझे दिख रहा है कि तू मुझे 2 पैरामीटर दे रहा है लेकिन उनको सेपरेट ही नहीं किया तूने कॉमा देके, समझ में आ रहा है। तो ये मेरे लिए 2 पैरामीटर नहीं है, ये मेरे लिए एक ही पैरामीटर है। और एक पैरामीटर ऐसा नहीं हो सकता स्ट्रिंग को जुड़ा हुआ, एक पैरामीटर है तो फिर वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग के अंदर चाहिए। तो ये कंपाइलेशन एरर होते हैं जहाँ पे सिंटैक्स, तो सिंटैक्स के लिए हमने समझा है ना, सिंटैक्स के लिए हमने क्या समझा है, फंक्शन प्रोसेस समझी है, राइट। फंक्शन प्रोसेस में ये सेमीकोलन यहाँ पे आना जरूरी है क्या, जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारे इसके आगे कुछ कोड है तो, इसके आगे तुम्हारे कोड नहीं है, ये लाइन तुम्हारा खत्म हो गया तो तुम ऑफिशियली बोलोगे ना एंड ऑफ द स्टेटमेंट, तो उसके लिए तुम सेमीकोलन यूज करो, समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या। तो क्यों है उसका वो लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है ऐसे नहीं, समझ में आ रहा है। नहीं लिखा तो क्या होता है, नहीं लिखा तो एरर आता है, क्यों आता है,
एरर क्यों आता है, उसके लिए तुम्हारे पास क्या है, कंपाइलर है। कंपाइलर तुम्हें गाइड करेगा हर एक लाइन में। 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन का कोड है तुम्हारा। और बहुत से लोगों को कोड आता है, एरर आता है यहाँ पे, रेड मार्क तुम्हारा यहाँ पे दिखता है, और रेड मार्क और यहाँ पे लिखा होता है लाइन नंबर 4, राइट। लाइन नंबर 4 पे लिखा होता है क्या, मिसिंग सेमी कोलन या ब्रैकेट या वॉट एवर बिफोर लाइन 4 या बिफोर दिस। यहाँ पे जो भी सिंटैक्स है, बिफोर दिस। तो भाई तू ये अगर पढ़ेगा नहीं तो तू हमेशा 4 पे ही एरर ढूंढता रहेगा। एरर एक्चुअली क्या बोल रहा है, मिसिंग सेमीकोलन बिफोर। तो इसका बिफोर मतलब कौन सी लाइन, तो एक्चुअल तेरा एरर किधर है, तीसरे लाइन पे है। लेकिन तू वो रेड मार्क को देखते बैठेगा तो कभी डिटेक्ट नहीं होगा। तू जब कंपाइलर क्या बोलता है वो पढ़ेगा, तो कंपाइलर बोलेगा बिफोर, तो फिर वो पढ़ेगा तो तुझे समझेगा अच्छा तीसरे लाइन पे सेमीकोलन मिसिंग है, इसलिए चौथे लाइन पे वो एरर दे रहा है। तो दैट इज द पार्ट। तो तुम लोग एरर को पढ़ोगे, एरर को प्रॉपर समझोगे, चैट जीपीटी को दोगे, पूछोगे कि भाई ये किस वजह से हो रहा है। तो कोई भी कोड में तुम्हारे, किसी भी कोड में तुम्हारे एरर आया तो ये कोड का एरर चैट जीपीटी से सॉल्व करवा के नहीं लेना है। चैट जीपीटी को ये कोड देना है सिंपली पूरा, और उसको बोलना है, हिंदी में पूछो चाहिए तो, कि ये मेरा कोड है और मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना बता कि मैं कहाँ कहाँ पे गलत हूँ, और वो गलत फिक्स करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, करके नहीं लेना है। मतलब ये जो 10 लाइन का कोड है वो करेक्ट करके दे देगा 2 मिनट में, लेकिन उसका फायदा नहीं है कुछ। उसको ये पूछना है कि मैं गलत कहाँ कहाँ पे हूँ और क्यों हुआ है ये बात। तो जो वाई जो है तुम्हारा, चैट जीपीटी के हर एक क्वेश्चन में तुम्हारा वाई आना ही चाहिए, जब तक तुम्हें वो क्लियर नहीं होता कि वो वाई बताओ, वो वाई बताओ। वो वाई जब तक क्लियर नहीं होता तुमने आगे नहीं बढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं तो करना होता है मतलब करना होता है, दैट डजंट मेक सेंस। बहुत से सुपरस्टिशंस तुम्हारे इसी बात पे चल रहे हैं ना, क्योंकि तुम वाई ही नहीं पूछते हो। तुम पेरेंट्स को कुछ पूछने जाते हो ऐसा क्यों करना है, उनके अंदर बच्चन आ जाता है, कह दिया ना, बस कह दिया। कभी खुशी कभी गम देखा है ना, तो वो होता है, क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन मेरे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, मैं जाके ढूंढूंगा, जाके ढूंढूंगा और उसका वाई मेरा जो भी मुझे कन्वीनियंट लगता है उस अकॉर्डिंग मैं फॉलो करूंगा। तो उससे मुझे क्लैरिटी आती है कि कब तक ये फॉलो करना है, कब तक नहीं करना है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? वाई ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, कि सर ये तुमने अंगूठी पहनी है, इसका वाई क्या है, इसका वाई क्या है। तो वो मुझे मम्मी लेके गई एक पर्सन के पास, उसने बोला कि ऐसा होता है, नक्षत्र होता है, ये होता है, वो होता है। नाउ आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स, राइट। फिर भी मैं ये पहन रहा हूँ, तो इसका वाई क्या हो सकता है मेरे लिए, कि अब ये स्टेज में मुझे मम्मी को कन्विंस करना पॉसिबल नहीं है, राइट। और मेरे हाथ को उसका इतना बोझ भी नहीं हो रहा है। हाँ वो मुझे बोलेगा कि इतना बड़ा क्या वो अपना क्या इसमें होता है, बैल के गले में होता है या हाथी के पैर में होता है, उतना बड़ा मैं गले में लटका के फिर, तो मैं बोलूंगा नहीं भाई ये हेवी है बहुत, ये नहीं कर सकता मैं इसके लिए, इसका मुझे बोझ भी नहीं है ना, मैं इसमें कन्विंस या आर्ग्यू करना चाहता हूँ। तो इसका वाई सिंपल है, मम्मी को पसंद है वो पहनने का, इसका मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ जब तक मुझे साइंटिफिकली तुम कुछ चीजें प्रूव नहीं करके देते हो, मेरा वाई क्लियर करके नहीं देते हो। तब तक तुम वाई क्लियर करके देते हो तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, राइट। तो इस वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, इस वजह से अभी मैं इसको निकाल के भी रख सकता हूँ ना, कि अभी मम्मी नहीं देख रही है वो। समझ में आ रहा है? तो मुझे क्लियरिटी है कि उस कोड के साथ करना क्या है आगे चल के, कि अगर मुझे उसका वाई क्लियर है तो, नहीं क्लियर है फिर यूपी और नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, या तुम्हारे पास उसका वाई क्लियर नहीं है तो फिर तुम क्या करोगे, ब्लाइंडली फॉलो करोगे। तो दैट डजंट मेक एनी, ब्लाइंडली फॉलो करना ये लिखना होता है मतलब लिखना होता है, वही तुम करते आए हो कॉलेजेस से लेके अब, कि कोड लिखना होता है मतलब लिखना होता है। बहुत से लोग अभी वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या मेन मस्ट रिटर्न इंट
ऐसा एरर आता है उन्हें, तुम लोगों को भी आया होगा, और फिर तुम इधर क्या करते हो, इंट मेन लिखते हो और रिटर्न 0 करते हो। ऐसा एरर तुम्हें क्यों आता है, ये तुमने पूछा ही नहीं, राइट। मैंने गाइडलाइंस के मुताबिक क्या बोला है, वॉइड मेन चाहिए, तो वॉइड मेन है तो तुम्हें कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, बट तुम गलती से फाइल का एक्सटेंशन क्या कर दिए, डॉट सीपीपी। अब डॉट सीपीपी क्या बोल रहा है तुम्हें, डॉट सीपीपी क्या बोल रहा है, डॉट सीपीपी बोल रहा है कि भाई मैं जिस मेन को कॉल करता हूं ना, उस मेन से मुझे एक इंटीजर एक्सपेक्टेड, और फिर वो इंटीजर तुम्हें यहां से एक रिटर्न करके देना पड़ता है। तो तुम्हें अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, तुम अगर सी पढ़ रहे हो तो तुमने ये इंट मेन वाला पार्ट सुनना चाहिए क्या, उसका उधर इंट मेन करना चाहिए, रिटर्न 0 करना चाहिए क्या, तुम्हें करना चाहिए क्या, क्या करना चाहिए फिर, पर वर्ड मेन पे तो एरर दे रहा है ना, वो बोल रहा है मैं वर्ड मेन नहीं चाहिए, मुझे इंट मेन नहीं चाहिए, तो तुमने क्या करना चाहिए, तो तुमने क्या करना चाहिए कोड चलाने के लिए, मतलब ही गलती से तुम्हारा डॉट सीपीपी हो गया फाइल, और अब वो वर्ड मेन नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, वो बोल रहा है मेन मस्ट रिटर्न इंट, और इंट मेन लिखो और फिर रिटर्न 0 लिखो, फिर ये रट्टा मार के कहीं से गूगल से तुमने सिंटैक्स लिख दिया, तुम्हारा कोड चल गया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं लिखना है इंट मेन, राइट, इंट मेन नहीं लिखना है, फिर भी मुझे कोड चला के दिखाना है, तो फिर तुम क्या करो, तुम तुम्हारा एक्सटेंशन करेक्ट करोगे, ना कि उसकी जुगाड़ में लग जाओगे। एक्चुअल एक्सटेंशन क्या होना चाहिए था तुम्हारा, सी, ये सी ना लिखने की वजह से ये सब आया ना, तो सी लिख के वो करेक्ट करना, कि तू इसके चक्कर में पढ़ कि फिर उसको करेक्ट कैसे करूं, उसको करेक्ट कैसे करूं, क्योंकि मैं सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक्सटेंशन जाके बदलूंगा ना मेरा, बस, राइट, क्योंकि सी प्लस प्लस से मेरा लेना देना है ही नहीं कुछ, मुझे नहीं चाहिए वो इंट मैन वगैरह वाला। हाँ, लेकिन अब मुझे क्लियरिटी है, मुझे अब क्लियरिटी है कि हाँ भाई सीपीपी फाइल हो गया है, तो सीपीपी के इसके लिए मुझे इंट और ये रिटर्न 0 लिखना पड़ता है, तो मैं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि अब मुझे इसका वाई क्लियर है कि क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि डॉट एक्सटेंशन क्या है, सीपीपी, और सीपीपी को चाहिए, लेकिन सारे ही सीपीपी को क्या नहीं, कंपाइलर स्पेसिफिक है, ये तुम्हारा कंपाइलर बोल रहा है, बाकी का बोलेगा ऐसा नहीं है, बट कंपाइलर मांगता है तो देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अब बाकी टेंशन क्यों नहीं है फिर, सर मैंने डॉट सीपीपी को, डॉट सी फाइल को डॉट सीपीपी कर दिया, तो फिर आगे चल के मुझे गड़बड़ होंगी क्या, आगे चल के प्रॉब्लम्स आएंगे क्या, ऐसा क्वेश्चन होगा किसी को, डॉट सी से होगी तो एरर नहीं दिखाएगा, अपन ने वॉइड लिखा है तो एरर दिखाएगा मेन मस्ट रिटर्न इंट, मेन ने तुम्हारे इंट रिटर्न करना चाहिए, तो फिर तुम्हें रिटर्न करवाना पड़ेगा। लेकिन अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है कि सी के फाइल को तुमने सीपीपी कर दिया, तो आगे चल के तुम्हें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, नहीं वर्ड मैन वाली करेक्ट कर दी ना मैंने, बाकी के कोड में क्या दिक्कतें आई, ऐसा कौन सा कोड है, ऐसा कौन सा कोड है सी प्रोग्रामिंग का जो सी प्लस प्लस में नहीं चलता, हाँ बोलो, ओके प्रिंटफ, अच्छा तो इधर प्रिंटफ है, तो इधर क्या है फिर, स्कैनर प्रिंटफ तो इधर ही है, इधर क्या है फिर, आउट नहीं है, सी आउट है वो, ठीक है, फिर क्या है, सीन, राइट, क्या करते ऑनलाइन लोग एग्री करते क्या इससे, तुम सही है क्या, यस सही है क्या, तो ये सही नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम गलत पढ़ते आए हो कॉलेजेस से लेके अब तक, क्या गलत पढ़ते आए हो, क्योंकि तुम्हारा टीचर तुम्हें बोल रहा है कि आज से हम सीपीपी पढ़ेंगे, तो सारे प्रिंटअप को हटा के सी आउट लिखो, सारे स्कैनअप को हटा के सी इन लिखो, उसकी जगह पे तुम्हें वो ये नहीं बता रहा है कि भाई सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस, मतलब सी में जितनी भी चीजें चलती है सारी की सारी चीजें सी प्लस प्लस में चलती है, तो तुम्हारा प्रिंटअप भी इधर चलता है, तुम्हारा स्कैनर भी इधर चलता है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सी का फाइल तुम डॉट सीपीपी से भी लिखोगे तो वो चलेगा, बस इतना है कि सी में हेडर फाइल इंक्लूड करना मैंडेटरी नहीं है, सीपीपी बोलता है मैंडेटरी इंक्लूड करो,
तो वो जो एरर आता है तुम्हें प्रिंटफ स्कैनफ के लिए, वो सिंटैक्स की वजह से नहीं आता है, वो हेडर फाइल ना होने की वजह से आता है, और तुम्हें लगता है कि प्रिंटफ स्कैनफ को एरर आ रहा है। ऐसा नहीं, सी का सारा जो कोड है, राइट, सीपीपी में चलता है, पूरा चलता है। अब ये 5 मार्क के डिफरेंस लिखने के चक्कर में तुम ये सब कचरा साथ में लेके आए कि इधर प्रिंटफ है, इधर स्कैनफ है, इधर सी आउट, इधर स्कैनफ, इधर सीन होता है। समझ में आ रहा है? और फिर तुम एक एक बोल के इधर पॉइंट्स बढ़ा के मार्क्स लेते हो। एक्चुअली क्या डिफरेंस होना चाहिए? ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। एक्स्ट्रा प्लस प्लस क्या है उसमें? तो इतना तो कॉमन सेंस लगाओ कि सी उसमें भी है ना, उसमें एक्स्ट्रा का क्या है? प्लस प्लस है, मतलब एक्स्ट्रा की चीजें हैं। बट जितना सी में चलता है वो सारा ही सी प्लस प्लस में चलता है। तो मुझे सी इन सी आउट नहीं भी यूज किया मैंने, तो मैं स्ट्रक्चर, प्रिंटफ, स्कैनफ, इन सबके मदद से क्या कर सकता हूँ? सारे काम सीपीपी में कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज का। बट ये जो गलत तरीके से तुम पढ़ते हो कि आज तो ये लिखना होगा, ये लिखना होगा, ये क्यों लिखना होगा उसका वाय वो बाद में तुमने क्लियर करके देना चाहिए कि भाई प्रिंटफ में मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर देने पड़ रहे हैं, राइट। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मदद से फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटरनली मैनेज कर लेता है, इसलिए यूज करना बेटर है। प्रिंटफ स्कैनफ की जगह पे उसका पर्पस वो है, तो सिंटैक्स सिंप्लीफाइड हो जाता है। ये सब उसके वाय है, ना कि प्रिंटफ हटाओ सी आउट लाओ, स्कैनफ हटाओ सी इन लाओ। गेटिंग द पॉइंट? डिफरेंस हुआ ना? पूछा ये क्या? तो मैं बोल ही रहा हूँ ना ये डिफरेंस नहीं है करके। ये क्या डिफरेंस है? इधर प्रिंटफ चलता है, इधर सी आउट चलता है। ये डिफरेंस कब होता? जब प्रिंटफ इधर नहीं चलता तब। तो प्रिंटफ तो इधर भी चलता है ना भाई, तो ये डिफरेंस नहीं है ना, तो 2 मार्क गए ना तुम्हारे इधर ही, राइट। तुम्हें बस 1 ही मार्क मिल रहा है इसका, पर तुम 5 मार्क लिखने के चक्कर में कुछ भी लिखे जा रहे हो, उधर लाइन भर रहे हो बस, तो गलत कर रहे हो ना वो चीज, समझे? अब उसका पॉइंट एकदम करेक्ट है कि वो उधर चल रहा है, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि डिफरेंस नहीं है ना वो। डिफरेंस क्या है कि इधर प्रोसीजर है, उधर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। समझ में आ रहा है? तो कुछ चीजें जो है इस तरीके से समझनी है, पहले का थोड़ा सा कचरा तुम्हें निकालना है दिमाग से। सिंटैक्स ओरिएंटेड तुम जाओगे तो तुम बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे, ठीक है। जॉब मिल जाती है, जॉब का प्रॉब्लम नहीं है, सिंटैक्स ओरिएंटेड पे भी बेसिक लेवल पे जॉब मिल जाती है, तुम जंप नहीं कर पाते, तुम चलते हो सिर्फ, तुम भाग नहीं सकते। अंडरस्टूड? ऑनलाइन एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? इस पे कोई क्वेश्चन है क्या और किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पुष्कर, प्रणाली, साक्षी, हर्षदा, अंजलि, धीरज, गौरवी, कौस्तुभ, मनीषा, अजय, मनीषा, मेघा, वेंकटेश। ओके, तो ऑपरेटर्स तक का जो पार्ट हुआ है, ऑपरेटर्स के पार्ट पे तुम लोगों को आज एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा 5 बजे। वो एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। एमसीक्यू मीन्स तुम्हारे ग्रुप पे आएगा एक लिंक, और उस पे सिंपली तुम्हें यस नो ऑप्शन टिक करने हैं। दैट विल बी बेस्ड ऑन सिंपली ऑपरेटर्स, सिंपल ऑपरेटर्स के बेसिस पे रहेगा। ऑपरेटर्स के बेसिस पे तुम्हें जो असाइनमेंट 0 मिला था वो कंप्लीट हुआ है सबका? उसमें कोई डाउट है? किसी क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन है कुछ कि नहीं सर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं समझा है, तो पूछो। सम ऑफ डिजिट जो है, तो सम ऑफ डिजिट में मुझे 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट एंड 7 डिजिट तक का कोड तुमने करके रखना चाहिए, आगे चल के हमें वो काम आएगा। वो जो कल परसों मैंने बताया था कि 1 + 2 + 3, राइट। तो जितने भी डिजिट है उतना एडिशन, वो वाला पार्ट, समझे? क्वेश्चंस इस असाइनमेंट में कहीं पे कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन में तो बोलो कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा है,
या तुमने किए हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व ऑनलाइन? सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्या? लैपटॉप में एग्जीक्यूट हुए हैं क्या? आंसर आए हैं क्या? गेट पे अपलोड किए हैं क्या? टेंशन है तो पूछो, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि नहीं समझा है तो मैं वो बताता हूँ कि तुम्हें वो क्लियरिटी आनी चाहिए ऑपरेटर्स की। क्या है क्वेश्चन, क्या है? ओके ठीक है, अब इनपुट बोला है, मतलब उसमें मैंने एक नोट भी दिया होगा कि इस बार इनपुट कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यूज हार्ड कोडेड लेने हैं। तो इनपुट हार्ड कोडेड, तो क्या बोला है उसने कि इनपुट कितने, क्वेश्चन क्या है? 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टूडेंट के लेने हैं। तो मतलब ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इंटीजर क्या, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 1 में है उसको 70 मार्क, सब्जेक्ट 2 में है उसको 80 मार्क, सब्जेक्ट 3 में है उसको 63 मार्क, सब्जेक्ट 4 में है उसको 56 मार्क, सब्जेक्ट 5 में है उसको 90 मार्क्स। राइट, इतने 5 सब्जेक्ट के मार्क हमने उसके ले लिए हैं। अब तुम्हें उसका क्या कैलकुलेट करना है? टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स के लिए तुम क्या बोलोगे? लेट्स से इंटीजर टीएम टोटल मार्क्स, फॉर्मूला लगेगा उसके लिए बस। क्या? टोटल मार्क इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब कोई बोलेगा इसका तुम्हें परसेंटेज निकालना है, एवरेज निकालना है कि उसको एवरेज कितने मार्क्स मिले। तो एवरेज कितने मार्क्स मिले तो क्या करोगे? एवरेज टोटल मार्क्स निकाल लिया ना तुमने, तो टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 5। अब ये 5 कहां से आया? सब्जेक्ट 5 है इसलिए। राइट, इस तरीके से मैं क्या करूंगा? एवरेज निकालूंगा उसका। समझ में आ रहा है? तो ये आएगा कुछ, अब ये पॉइंट में भी आ सकता है कल को, डिवीजन है ना, तो पॉइंट में भी, बट इसमें पॉइंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसमें पॉइंट में? क्योंकि ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आंसर भी इंटीजर ही आएगा। तो तुमने इसको 5.0 से करना चाहिए डिवाइड, और फिर ये जो तुम्हें आंसर मिलेगा उसको किस में स्टोर करो? डबल में। ये जो एवरेज परसेंटेज बोलो, इट इज ऑल ऑन फॉर्मूला। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, या परसेंटेज निकालने का, या टोटल सब्जेक्ट्स का? टेक्निकली तुम्हें क्या लगा? बस जगह लगी, जगह बना के दी तुम्हें डेटा टाइप में, और ये ऑपरेटर्स लगे ऑपरेशंस करने के लिए, बस बाकी कुछ नहीं। समझे? कभी कभी होगा ये कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, फिर तुम्हें लगता है एकदम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते ही तुम्हें डर लगता है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है उसमें बाकी का रामायण ही बहुत ज्यादा होता है कि दैट वन पर्सन वांट्स टू ट्रैवल फ्रॉम पुणे टू मुंबई एंड ही विल स्टार्ट हिज ट्रेन वगैरह। वो सब छोड़ो, मेन क्या है? इनपुट। क्या काम करना है? आउटपुट। तो वो तुम्हें उस क्वेश्चन से तोड़ के आना चाहिए कि इनपुट क्या है, काम क्या करना है, आउटपुट क्या देना। समझे? अभी दो टाइप के कोड होते हैं ना, जैसे एक कोड ऐसा होता है कि जिसमें हमने ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया है एक सब्जेक्ट में, और ऐसा भी कोड जनरेट कर सकते हैं कि जब आउटपुट आए तो एंटर करके पास होने के बाद उसको डायरेक्ट आउटपुट दे देगा। आउटपुट के मतलब डायरेक्टली वैल्यू ट्रांसफर हो देगा, डायरेक्ट परसेंटेज वाला। तो फिर उसके लिए क्या चाहिए कोड में? देखो, अब तुम जो बोल रहे हो वो जो कोड है कि ये वैल्यूज हार्ड कोडेड ना आते हुए, ये वैल्यूज किधर से आएंगे? यूजर से आएंगे। राइट, तो यूजर से आएंगे तो ये मैं यहाँ पे S1 S2 S3 S4 S5 बना के रखूंगा, और जो भी करना है मुझे स्कैनिंग वाला पार्ट, वो लाइन मेरे यहाँ पे रहेंगे। राइट, ये कोड थोड़ी ना डिस्टर्ब होने वाला है। इस कोड को क्या चाहिए? S1 S2 में वैल्यू चाहिए, तो तुम ये हार्ड कोडेड लो या यूजर से लाओ, उस कोड से कोई लेना देना नहीं है। तो बस ये हार्ड कोडेड वाला कोड रिप्लेस होके कल किससे जाएगा? इनपुट से। बट मेरा फॉर्मूला या मेरा आगे का आउटपुट या कोडिंग चेंज नहीं होता है। इनपुट तुम हार्ड कोडेड लो या यूजर से लो, उधर की लाइन बदलेगी बस। समझे? नॉट नेसेसरी स्कैनर, कल को वही कोड डेटाबेस से भी ला सकता है, इनपुट फाइल से ला सकता है, डेटाबेस से ला सकता है, कहीं से भी ला सकता है, फ्रंट एंड से ला सकता है। राइट, तो इनपुट बदलते जाएंगे,
लेकिन ये जो कैलकुलेशंस है, ये जो ऑपरेटर्स है, ये जो डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट, लूपिंग वाला पार्ट हम लगाने वाले हैं, दैट विल नॉट चेंज। समझे? ऑनलाइन एवरीवन। सो सब लोगों को समझ में आया है कोड कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करना है? यस। किसी को कोई दिक्कत आ रही है? इंस्टॉलेशंस हो गए हैं सबके? इंस्टॉलेशंस आर डन ऑनलाइन? सर अभी फिलहाल डायरेक्टली रिटर्न पे अपलोड कर लो सब। हाँ, नहीं अपलोड करो, अभी कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। वहां पे रिकॉर्ड चाहिए तुम्हारा बस। अभी मत करो गिट वगैरह इंस्टॉल, वो क्लिप्स वगैरह आएगा तब करेंगे। समझो। बताओ कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले असाइनमेंट का तुम्हारे। हाँ, वो जो पंचमीन वाला है, हाँ। तो आ रहा है कितने मिनट? हाँ, कन्वर्ट गिवन मिनट्स इनटू आवर्स एंड, अच्छा मिनट्स। मिनट्स मतलब ही क्या बोला गया है हमें यहाँ पे कि तुम्हें कन्वर्ट गिवन मिनट्स, मतलब ही तुम्हें क्या दिए जाएंगे? टोटल मिनट्स दिए जाएंगे। अब टोटल मिनट्स दिए जाने के बाद क्या बोला है? इसको कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो? आवर्स में कन्वर्ट करो। मतलब ही तुम्हारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए आवर्स। अब मेमोरी डायग्राम समझो इसका। ठीक है, एज पर दी मेमोरी डायग्राम ये बना तुम्हारा मिनट नाम का वेरिएबल एट सम एड्रेस। इसमें क्या आ गया? 250। फिर ये बना तुम्हारा आवर नाम का वेरिएबल, जिसमें क्या है? गार्बेज। इनिशियली उसमें क्या है? गार्बेज। अब तुम्हें बोला जा रहा है कि भाई जितने भी मिनट है उन मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करो और फिर जो भी बचते हैं वो मिनट। राइट? तो एक आवर मतलब कितने मिनट? 60 मिनट। तो मतलब ही ये जितने भी मिनट है मेरे पास, इनको अगर मैं 60 से डिवाइड करता हूं तो कितना? 6 4 जा 24, 240। नीचे कितने बचते हैं? 10। मतलब ही 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट। राइट? तो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला ये बनता है कि जो भी दिए गए मिनट है उनको अगर मैं डिवाइड करता हूं 60 से, राइट, तो मुझे क्या मिलते हैं? आवर्स। राइट? तो उनको अगर मैं 60 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलते हैं? आवर्स। तो मतलब ये जो आवर्स है वो आ गए किसमें? रुके इसमें। अब बचे क्या? मिनट्स। तो अभी भी अगर मेमोरी में मैं देखूं तो मिनट में क्या है? 250 और आवर में कितना है? 4। तो मुझे 250 में से अभी 4 आवर तो मिल गए, लेकिन मिनट मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा वापस से? ये जो भी मिनट है मेरे पास, इन मिनट्स को मुझे क्या करना पड़ेगा? 60 से मॉड। 60 से मॉड क्यों? क्योंकि मॉड करने पे मुझे क्या मिल रहा है? 10 मिनट। तो अब यहां तक क्लियरिटी है सबको? अब ये 10 मिनट मुझे मिले, तो अब ये 10 रखने के लिए मेरे पास जगह क्या है? अब ये 10 रखना है ना मुझे। ये देखो ना, 10 यहाँ पे डमी में आके रुक गया ना। तो डमी में आके रुक गया तो मुझे रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। तो रखने के लिए मेरे पास जगह है क्या? है ना? नहीं कैसे? ये 2 बॉक्स है ना मेरे पास, 2 बॉक्स है। तो 2 बॉक्स में तो तुम बोलोगे सर ये आवर तो निकाल लिया ऑलरेडी, तो इस बॉक्स को तो हम यूज नहीं कर सकते। फिर बचा कौन सा? ये वाला बॉक्स। तो ये वाला बॉक्स जो है, तो इसी बॉक्स में मैं ये 10 वापस से और राइट कर सकता हूं। मतलब 250 हटा के उसमें क्या आ जाएगा? 10। लेकिन नीचे चल के मुझे ऐसा आउटपुट देना है कि भाई 150 क्या 250 मिनट मतलब 4 घंटे 10 मिनट। 250 मिनट मतलब 4 घंटे 10 मिनट। तो उसके लिए मुझे 250 वैल्यू लगने वाली है कि नहीं? तो 250 वैल्यू लगने वाली है, मुझे 4 वैल्यू भी लगने वाली है।
और मुझे 10 वैल्यू भी लगने वाली है, तो अब यहाँ पे मेरा क्या डिमांड हुआ, क्या रिक्वायरमेंट बढ़ गई मेरी, यहाँ पे जगह बढ़ गई, जगह लगने वाली है। तो जगह लगने वाली है तो कैन आई गो विथ वन मोर वेरिएबल कॉल्ड एज टोटल मिनट्स या रिमेनिंग मिनट्स, आर मिनट बोलता हूँ, रिमेनिंग मिनट। तो आर मिनट नाम का भी एक बॉक्स होगा मेरे पास रेडी से, और जिसमें क्या होगा, गार्बेज। और अब ये जो मुझे मिनट मॉड 60 मिला है, मैं किसमें डालूंगा, आर मिनट में। तो आर मिनट पे मेरे पास क्या है, 10 मिनट। तो अब मैं प्रिंट ऐसे कर सकता हूं मैसेज कि भाई 250 मिनट का कन्वर्जन होता है 4 आवर 10 मिनट में। समझ में आ रहा है। और अगर मुझे ऐसा नहीं देना था, मुझे सिर्फ इतना बताना था कि 4 आवर 10 मिनट, तो फिर मैं ये जगह को यूज कर सकता था, तो फिर मुझे ये वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये मैं किसमें ओवरराइट कर देता, मिनट में ही। तो कोड प्लस मेमोरी डायग्राम या मेमोरी डायग्राम से कोड, ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन चलते रहना चाहिए। तुम्हें यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तुम्हें पेन पेपर पे पहले समझ में आना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो पेन पेपर पे पहले तुम आओगे तो तुम्हें अभी फिलहाल ये पता है कि मेरे पास मिनट्स अवेलेबल है, मिनट्स से आवर निकालने के लिए, अरे हाँ आवर के लिए जगह लगेगी, उसमें से बचे हुए मिनट्स निकालने के लिए यस उसके लिए जगह लगेगी, और कैलकुलेशन करते वक्त कोई टेम्पररी रखने के लिए काम है क्या, है, तो उसके लिए जगह लगने वाली। तो ये प्रोसेस, ये पार्ट मुझे कब पता चल रहा है, अल्गोरिदम से। जब मैं मेरा डिजाइन बना रहा हूं, जब मैं रेडी कर रहा हूं मेरा अल्गोरिदम, तब। अब ये सिंपल सिंपल कोड है, लेकिन तुम्हें अल्गोरिदम से समझ में आ रहा है क्या कि रिक्वायरमेंट क्या है। बाद में टेक्निकल एज अ डेवलपर तुम्हें ये तो पता है ना कि जगह कैसे बनानी है, वो तो पता है भाई, डेटा टाइप लिखना होता है और वेरिएबल का नाम लिखना होता है, तो जगह बन जाती है। इस जगह में वैल्यू कैसे डालना है तुम्हें पता है, इक्वल्स टू ऑपरेटर से डालनी है। वैल्यू निकालनी कैसी है, मतलब मिनट्स को मॉड कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है तुम्हें पता है, ऑपरेटर यूज करके करना है। ये सारी चीजें तुम्हें पता है टेक्निकली कोड में लिखते वक्त, लेकिन क्या करना है ये तुम्हें पहले कोड से समझेगा क्या, सीधा पहले पेन पेपर से समझेगा, पेन पेपर से जाओगे और फिर ये सब अल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग तुम ये समझ पाओगे। मतलब ही तुम यहाँ पे बोलोगे कि रिमेनिंग मिनट, और फिर यहाँ पे तुम फॉर्मूला लगाओगे कि भाई आवर्स इक्वल्स टू मिनट डिवाइडेड बाय 60 एंड रिमेनिंग मिनट इक्वल्स टू मिनट मॉड 60। क्लियर। और फिर यहाँ पे तुम एक यूजर फ्रेंडली मैसेज दोगे कि टोटल मिनट्स, टोटल मिनट परसेंट डी, आवर इक्वल्स टू परसेंट डी, रिमेनिंग मिनट इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या क्या दोगे, मिनट, आवर और रिमेनिंग मिनट। तो अब यहाँ पे बराबर तुम्हें 4 आवर 10 मिनट वाला आंसर आना चाहिए। समझे। अब इनपुट कुछ भी दो तुम, यहाँ पे इनपुट तुम 1500 दे दो या 15,000 दे दो, तो तुम्हें कल को ये 250 आवर 0 मिनट, क्योंकि परफेक्टली मॉड हो रहा है, राइट। तो 250 आवर, अब कोई बोलेगा 250 आवर में से दिन बाहर निकालो, तो दिन बाहर निकालो तो क्या करोगे, तुम एक वेरिएबल एक्स्ट्रा का ले लोगे, क्या, डेज, राइट। और फिर जितने तुम्हें आवर मिल रहे, राइट, जितने तुम्हें आवर मिल रहे तुम क्या बोलोगे, डेज इज इक्वल टू आवर्स डिवाइडेड बाय कितना, 24। आवर्स को 24 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, डेज मिलेंगे। बट आवर तो उतने ही है ना, डेज निकल गए उसमें से, तो आवर कम हो जाने चाहिए कि नहीं। तो फिर बचे हुए आवर्स क्या, आवर्स मॉड 24 से डिवाइड करके डेज निकालूंगा, और यहाँ पे ऐसे बोलूंगा कि भाई टोटल मिनट ना इसमें कितने आते हैं, डे इज इक्वल टू परसेंट डी। तो यहाँ पे मैं क्या भेजूंगा, सर यहाँ पे यहाँ पे बोलना पड़ेगा डेज, वेरिएबल का नाम
गलत हो गया, इसलिए एरर है। समझे? तो 10 दिन 10 आवर 0 मिनट्स, कोई भी दो तुम यहाँ पे, तुम क्या करो, यहाँ पे 550 दो, तो ये तुम्हें बोलेगा कि देख भाई 0 डेज है, राइट, 9 आवर है और 10 मिनट है, तुम जिस तरीके से दोगे उस तरीके से। तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो देखो तुम, 16 to 24 ऐसा होगा ना बेटा। तो नंबर दो ना मुझे, वो नंबर मैं यहाँ पे डालता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ बराबर एक दिन बताता है कि नहीं मुझे। साठ नहीं, 60 into 24 ही होगा ना सीधा, मिनट तो 60 ही है, 60 into 24, 1440। तो 1440 अगर मैं वैल्यू डालता हूँ तो इसने मुझे बोलना चाहिए कि एक ही दिन हुआ है, डे 1 आवर 0 मिनट 0, राइट। फिर मैं यहाँ पे 41 कर देता हूँ, तो ये बोलेगा देख 1 मिनट हुआ है बस। मैं यहाँ पे, हाँ इसलिए ये क्वेश्चन था, पिछले 15 मिनट की कोई नहीं आता था, तो दिन का वो बताना था। बट अगर ऐसे रैंडम कोई क्वेश्चन आए तो उसका वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। अब समझो, यही प्रॉब्लम दुनिया का है, सारी दुनिया भर का यही प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपने कंसेप्ट पढ़ाया तब हमें क्लिक हुआ, लेकिन जब हमें घर पे ये क्वेश्चन आया था तो घर पे ये क्लिक नहीं हुआ। तो मेरा कहना वही है कि तुम्हें वो क्लिक नहीं हुआ तो दूसरे दिन लैब में मैं वो चीजें क्लियर कर दूंगा ना। लेकिन अब अगर मैंने असाइनमेंट देते समय ही तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया होता तो तुम्हारा जो ब्रेन शार्पनिंग होना है या जो तुम्हारा थिंकिंग जाना है वो थिंकिंग वहां तक जाएगा ही नहीं। मतलब वो प्रॉब्लम पे कल तुमने 1 घंटा आधा घंटा सोचा है और अब जाके मैं उसका सोल्यूशन दे रहा हूं, तब तुम्हें वो क्लिक होगा और तुम्हारा जो भी थिंकिंग है लॉजिकल थिंकिंग वो थोड़ा सा प्लस प्लस होगा। अब ये प्लस 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 आगे, अब तेरा कहना है कि और मुझे और एक रैंडम और क्वेश्चन आ गया तो वो कैसे सॉल्व होगा, तो नहीं होगा ना वो आज सॉल्व। तो यही बोल रहा हूँ कि आज वो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन 2 महीने बाद 3 महीने बाद 4 महीने बाद वो सॉल्व होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 2 महीने बाद 3 महीने बाद मैं हर एक क्वेश्चन को 2 महीने 3 महीने तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, राइट। मैं पजल के लेवल जैसे सॉल्व करता हूँ, जो मैंने पहले दिन बोला था, देखे क्या रिकॉर्डिंग, देखे क्या पजल का क्या बोला है मैंने, क्या बोला है उसमें, कौन से पजल, मैंने पजल के बारे में बोला होगा, लॉजिक बिल्डिंग के बारे में बोला होगा। आज क्या है कि पजल में रूल तो सेम है पूरे गेम्स के, लेकिन एक एक लेवल तुम धीरे धीरे सॉल्व कैसे करते जाते हो जब तुम्हें समझ में आता है। तो असाइनमेंट सॉल्विंग इज द ओनली पार्ट। यहाँ पे हमने कुछ यूज किया क्या, इसमें क्या यूज किया हमने यहाँ पे, ऑपरेटर्स, सिंपल ऑपरेटर्स यूज किए, बाकी कुछ भी यूज नहीं किया। टोकन्स में डेटा टाइप वेरिएबल वगैरह वाला जो पार्ट हमने बोला है, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज किया इसके लिए, ऑपरेटर्स एंड नथिंग एल्स। समझ में आ रहा है? तो इतना सिंपल पार्ट है, लेकिन तुम जो बोल रहे हो कि अभी क्लिक नहीं हो रहा है बाद में क्लिक होता है, ये प्रैक्टिस से ही होगा। अभी मैंने तुम्हें क्या समझाया, मेमोरी डायग्राम वाला पार्ट, तो वो प्रॉब्लम के लिए तुम 10-15 मिनट या आधे घंटे से स्टक हो, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम लो ना चैट जीपीटी से, तुमको उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम इस चीज से है कि तुम चैट जीपीटी से उठा के सीधा कोड में डाल के रन करते हो। मेरा कहना है चैट जीपीटी से तुमने क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस, कि तुम मुझे लॉजिक का या अल्गोरिदम वाला पार्ट बता, वो मुझे क्लिक नहीं हो रहा है। अल्गोरिदम को इंप्लीमेंट कैसे करना है कोड में, वो मेरा काम है आगे चल के। गेटिंग एवरीबॉडी ऑनलाइन? तो लॉजिक बिल्डिंग ऐसा नहीं होता है कोई, मतलब वो गधा है फिर इंसान अगर तुम्हें बोल रहा है कि हम तुम्हारा क्या लॉजिक सुधार देंगे 2-3 महीने में 3 महीने में, तुम्हें सुधारना है, हम तुम्हें गाइड कर सकते हैं उस चीज के लिए। तुम अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, आज मैंने ऑपरेटर्स पढ़ाया, तुम बोल रहे हो कि हाँ सर बहुत बढ़िया, वो आपने डिटेल में समझाया वगैरह, तो ये मैंने 2-3 एमसीक्यू करके दिखाए, तो कल अगर मैं आके 2-3 एमसीक्यू और पूछता हूँ तो तुम्हें नहीं आएंगे।
अगर तुमने घर पे जाके उस पे 2-4 खुद के करके नहीं देखे हैं। अभी के लिए तुम मेरे साथ साथ चल रहे हो, मतलब तुम ज्यादा देर नहीं सोच रहे हो, तुरंत ही मैं आंसर दे देता हूँ क्योंकि अपने पास अभी टाइम लिमिट है। बट घर पे जाके कुछ क्वेश्चंस तुमने पूरा दिन उस पर सोचना चाहिए। एंड अगेन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग करेक्ट आंसर्स कि करेक्ट ही आना है या कल का कोड। 10 क्वेश्चन है असाइनमेंट के, 10 के 10 के आउटपुट रॉन्ग आ रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, बट 10 के 10 अटेम्प्टेड चाहिए, इतना कहना है मेरा बस। क्यों अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करने से क्या होता है, तुम थोड़ा बहुत उस चीज पे सोचते हो और फिर जब हम वो सोल्यूशन देते हैं तो तुम्हारे दिमाग में सोल्यूशन प्रॉपरली जाता है। वही पढ़ाने का टेक्निक होता है। मैं तो सीधा आते ही फिर मैं डिस्कशन क्यों करूंगा, मैं पीपीटी स्क्रॉल करूंगा ना कल से, फिर मुझे तो टेंशन नहीं है। सी पढ़ा सकता हूँ फिर मैं 8 घंटे में, क्रैश कोर्स है ना हैदराबाद को, सी का क्रैश कोर्स। हम कितने दिन पढ़ा रहे हैं सी, हम 1.5 महीने तक पढ़ा रहे हैं सी, और वो 1.5 महीने तक पढ़ाने के बाद मैं वो प्रूव भी करके देता हूँ कि अभी जावा में तुम्हें वापस से ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा काम आ रहा है जावा में। थिंकिंग में रखो। तुम सब लोगों का प्रॉब्लम ये है, मैक्सिमम लोगों का, कि तुम्हें आता नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें प्रॉपर गाइड नहीं किया गया है, ट्रैक नहीं दिखाया गया है, राइट, वो समझाया नहीं गया है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि नहीं फिर किताबों में तो नॉलेज है, किताबों से क्यों नहीं पढ़ते हैं लोग। तब सिर्फ पढ़ के नहीं होता है, वो जो एक सोचने के लिए, किताब तुम्हें सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है ना, या तुम्हें और कुछ वर्ड्स कानों पे नहीं पड़ रहे ना अलग से किस तरीके से जाना है, क्या जाना है, तो वो है। हाँ लेकिन ये सब करने के बाद किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि तब उसमें कई सारी चीजें हैं जो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ लेट से। अब सी में नहीं बोलूंगा मैं, सी क्योंकि हमारे आगे काम का नहीं है इतना, कौन सा वाला एकदम डेप्थ में जाके पढ़ने वाला। तो जितना जावा के लिए हमको लगने वाला है, इफ एल्स, लूपिंग, फंक्शंस वगैरह, वो सारा मैं कवर करूंगा। लेकिन जावा में जब जाएंगे तब मैं बहुत सी चीजें बोलूंगा एक्सप्लोर करने के लिए, तो तब वो एक्सप्लोर करनी है, और तुम उस काबिल बन जाओगे आराम से कि तुम इजीली चीजें एक्सप्लोर कर पाओगे। मतलब तुम्हें इस लेवल पे चाहिए ना बस, कि मैं ये पढ़ भी लूं तो मुझे समझ में आना चाहिए, बस वो काम है हमारा। बस कि वो हमारा, हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमेशा। अंडरस्टूड? टिल ऑपरेटर्स क्लियर है? तो आज जो मैंने ऑपरेटर्स का पार्ट बताया, यू कैन सॉल्व मल्टीपल एमसीक्यूज ऑन दैट। कैसे? तुम रैंडम ये क्रिएट करो, तुम रैंडम क्रिएट करो ना, a प्लस प्लस एंड 10 प्लस 20 ग्रेटर देन 3 माइनस प्रिंटेड हेलो, और प्रिंटेड बाय XYZ। रैंडम रैंडम रैंडम, कुछ भी रैंडम लिखो, राइट, रैंडम लिखो और पहले इसको क्या करो, पेन पेपर पे सॉल्व करो, पेन पेपर पे सॉल्व करो। बट मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं चेक करने के लिए क्या करूंगा, इसी को टाइप करके देखूंगा कंपाइलर में, कंपाइलर मुझे प्रूव करके देगा। ठीक है, अब ये हो रहा है कि इसका आंसर तुम्हारे कंपाइलर के आंसर से मैच नहीं हो रहा है, तो कल आके मुझको बोलो कि सर ये मैंने ट्राई करने की कोशिश की बट ये मुझे समझ में नहीं आया, ये इसका आप सोल्यूशन दो कि ऐसा क्यों आ रहा है। तो फिर उस बंदे को मैं जो सोल्यूशन दूंगा वो उसको क्विकली समझ में इसलिए आएगा क्योंकि भले ही आंसर गलत आया है लेकिन उसने वो आधा घंटा स्पेंड किया है उस क्वेश्चन में, और उसकी जगह पे अगर दूसरा बंदा सिर्फ वो देखे जा रहा है तो उसको क्लिक नहीं होगा क्योंकि उसने सॉल्व नहीं करके देखा है। ये एक्शन है, प्रॉब्लम को फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2 दोनों को फोकस करना होगा। इधर फंक्शन मेंशन नहीं है अभी, वो मैंने एग्जांपल देने के लिए बोला। इधर कहाँ फंक्शन है, ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2। चलो इसका ही सॉल्विंग देखते हैं ना। ए क्या लाके रखा है यहाँ पे 10, तो एंड बोल रहा है भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे आगे जाना पड़ेगा। पर आते आते ए को कितना कर दिया उसने 11 आगे बढ़ते वक्त। हाँ लेकिन एक चीज है, इधर वापस अगर ए आता है कहीं पे तो कंपाइलर डिपेंडेंट वाला सिनारियो है, बट अभी इधर कहीं पे ए नहीं है तो ए मैंने प्लस प्लस कर दिया, फिर मैं इधर आया, फिर ये बोल रहा है 30 ग्रेटर देन, नहीं 30 ग्रेटर देन, ये पूरा अरिथमेटिक ऑपरेटर है ना इधर बचा हुआ, तो 30 ग्रेटर देन 3 माइनस 5, 3 माइनस 5। लेकिन अब तक स्क्रीन पे क्या आ चुका है, हेलो, क्योंकि वहां तक तुम पहुंच चुके हो, वहां तक तुम पहुंच चुके हो, फिर 30 ग्रेटर है कि नहीं, जो भी आंसर आएगा 30 तो हमेशा उससे ग्रेटर है, तो इधर क्या मिल गया 1। तो इस एंड ऑपरेटर ने इधर
10 इधर 1, मतलब फाइनल डिसीजन क्या ले लिया अपना 1, और वो फाइनल डिसीजन किसको दे दिया और को, और बोल रहा है मुझे 1 मिल गया, आगे जाने की जरूरत, तो और ये बाय पे कभी नहीं जाएगा और तुम्हारा आंसर आएगा हेलो 1। वो भी कब, अभी के केस में तो हेलो 1 भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो रिजल्ट आया है वो कहीं पे स्टोर नहीं किया है, वो डमी में रुका है। वो अगर मैं किसी एक्स में स्टोर करता, फिर उस एक्स को प्रिंट करता, फिर उस ए को प्रिंट करता, तो वो आंसर आते। अभी के केस में सिर्फ आएगा हेलो, क्योंकि तुम इस हेलो तक पहुंचे हो सिर्फ, राइट। तो ये जो ट्रेसिंग है, अब इसमें मैं हजारों क्वेश्चन बना सकता हूँ। तुम एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तो तुम ऐसे कर सकते हो कि भाई तू मुझे 10 क्वेश्चन बना के दे, मैं तुझे 10 क्वेश्चन बना के देता हूँ रैंडम, और सॉल्व करो। वो रैंडम हो सकता है कुछ भी। तो अब तुम्हें फ्लो क्लियर है, और फ्लो के बेसिस पे ये सॉल्व करना है। बट कितना सॉल्व करना है, लिमिटेड। मेरा मेन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, मेरा असाइनमेंट। असाइनमेंट होने के बाद ये एमसीक्यू मैंने कुछ बेसिक लेवल पे सॉल्व करनी चाहिए। जब तक मुझे कंसेप्ट की क्लियरिटी आती नहीं है तब तक मैं दिन रात वो एमसीक्यू 10 15 20 25 वही सॉल्व करते जा रहा हूँ, तो वो इफेक्ट होगा। यस, हाँ। क्लियर, गेटिंग दिस पॉइंट। इफ एल्स नहीं शुरू कर रहा हूँ आज इसलिए क्योंकि ये तुमने ऑपरेटर्स पे काम करना चाहिए। वापस मैं बोल रहा हूँ, जो भी टाइम दे रहा हूँ उस टाइम में काम करो। तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तुम्हें ये चीजें समझेगी नहीं। बट 20 डेज आर इनफ। तुम्हें समझ में आता है ये मेरे बस की बात है या नहीं, एंड फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गो फॉर रिफंड या डोंट टेक एडमिशन, यहाँ तक। और यहाँ तक भी मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अगर तुम्हें यहाँ नहीं समझेगा तो तुम्हें कहीं नहीं समझेगा। सो डोंट वेस्ट योर मनी लाइक दिस कि नहीं नहीं फिर मैं उधर दूसरा ट्राई करता हूँ। तुम दूसरी तरफ जाओगे तो उधर 2 दिन का डेमो है। तुम, हाँ, मेरा वापस ये कहना होता है नहीं सर उधर भी 20 दिन का डेमो है, बिंदास अटेंड करो। तुम्हें समझ में आना इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम ही वर्ल्ड का बेस्ट देते हैं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे साथ बस स्कैम नहीं होना चाहिए, दैट इज दी कंसर्न। कि तुम्हें वो समझ में आना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग और अच्छे से पढ़ाते होंगे, लेकिन 2 दिन में किसी का पढ़ाया नहीं समझ में आता है, ये टाइप ये पॉइंट याद रखो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग, या कोई फोर्स कर रहा है कि आईटी में स्कोप है, स्कोप है, तुझे भी समझ में आना चाहिए कितना क्या स्कोप पे नहीं होता है। या इसको बोला है इसके दोस्त ने कि नहीं वहां पे अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसके दोस्त को समझ में आना डिफरेंट, उसे समझ में आना डिफरेंट। तो उसने वो अटेंड करके देखना चाहिए। किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के रेफरेंस में चीजें मत करो अनटिल एंड अनलेस तुम्हें उन चीजों का प्रूफ मिलता है। सेम थिंग अबाउट योर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस एज वेल। फैक्ट चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो, करेक्ट है क्या, नहीं है क्या। नहीं नहीं वो बंदा क्या, वो बंदा बड़ा आदमी है तो सही बोलता होगा। किसी को कितना एडमायर करना है, कहाँ तक एडमायर करना है। अब मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एमएस धोनी का, बहुत एडमायर करता हूँ सारी चीजों में, लीडरशिप क्वालिटीज वगैरह। बट मैं विंजो नहीं खेलूंगा ना। धोनी बोल रहा है मुझको आके विंजो पे आ जा, तो मैं नहीं आऊंगा। मुझे वो पता है, क्लैरिटी है कि कहाँ तक कितना इन्फ्लुएंस होना है किस पर्सन से क्या। गाइस, गेटिंग द पॉइंट ऑनलाइन। तो ये है। तो ओवरऑल ही मैं जो बोल रहा हूँ कि कोई बोल रहा है इसलिए मत करो चीजें। तुम पहले वो फैक्ट चेक करो कि सच में ये है क्या, मेरे काम का है क्या आगे चल के कुछ इसमें, ठीक है। तो देन एंड देन ओनली फॉलो, अदरवाइज मत फॉलो करो ये सब चीज। एवरीवन ऑनलाइन। तो अगेन वापस वापस ये क्यों रिपीट करता हूँ रोज, कुछ लोगों को ऐसे लगता होगा कि सर वो आगे बढ़ो, ये करो। मेरा कहना वापस ये होता है कि तुम ये जल्दी बहुत करते हो कि मुझे ये सीखना है, फिर ये क्या इसके लिए इतना इतना पढ़ना होता है, ये करना होता है। ये बहुत वास्ट है आगे की चीजें। बट तुम ये बेसिक ही नहीं समझोगे तो तुम आगे सरवाइव नहीं कर पाओगे इसमें। और तुम्हें ये भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि मेरे बस की बात है या नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ कोडिंग में अच्छा, तो मैं नहीं कर सकता।
राइट। किसी को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरे पेरेंट्स नहीं सर मुझे फोर्स कर रहे हैं यही करो, तो वी आर रेडी टू टॉक विद देम। हम उनसे बात करते हैं, हम उनको कन्विंस करते हैं कि ये ऐसा ऐसा है, कि ये कुछ और करना चाहता है। हाँ बस उसमें बंदा वो नहीं होना चाहिए कि तू क्या करना चाहता है, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं बस क्या रुकना, गिरना क्या रुकना क्या बोलता है, मैंने देखा ही नहीं वो मूवी अब तक, उसके लिए मुझे जज करते हैं बहुत से लोग। अरे तूने नहीं देखी अब तक, तो बोले, नहीं देखी तो नहीं देखी यार, क्या है उसमें मतलब। ये रिएक्शन का मुझे समझ नहीं आता लोगों का। जवानी दीवानी देखी नहीं है तूने? नहीं नहीं नहीं, देख देख। नहीं नहीं, मुझे बोलते हैं ऐसे बहुत से लोग, देख क्या होने वाला है उससे। पैशन फॉलो करना है उसको, उसके घर पे पैसा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हो तो तुम कन्विंस कर सकते हो, उड़ने के लिए दौड़ने के लिए नहीं कन्विंस कर सकते, ठीक है। कोई भी है पार्ट, पहले तुम्हें ये करना होता है। मेरा पैशन है टीचिंग वगैरह ये सब चीजें, अभी मुझे लकीली ये प्लेटफॉर्म मिला है सब चीजें, बट मैं किया हूँ टीसीएस में भी काम किया हूँ बहुत से दिन, 4 साल आईटी में काम किया हूँ। तो पहले ये सब चीजें करके स्टेबल होना पड़ता है, देन यू हैव टू फॉलो ऑल योर पैशंस वगैरह वो सब चीज। दो चीजें हैं, वो इन्फ्लुएंस में मत करो, एंड तुमसे होता है नहीं होता है ये चेक करने के लिए तुम्हें इनफ टाइम। कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, लॉजिक बिल्डिंग में दिक्कत है, मुझे लॉजिक में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो उसकी गारंटी मैं देता हूँ कि लॉजिक तुम्हारा सुधरेगा तुम्हारे प्रैक्टिस से। मैं सुधरूंगा सुधराऊंगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तुम प्रैक्टिस करोगे तो सुधरेगा, इसलिए तो मैं बोला हूँ इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन कैसी गारंटी, तुम प्रैक्टिस करोगे तो। वही हम बोल रहे हैं 100% प्लेसमेंट गारंटी पहले दिन कोई नहीं ले सकता। बट सी मॉड्यूल खत्म होने तक मैं ऑन कैमरा लेता हूँ, राइट, कि ये बंदे का होगा, ये बंदा इतना करेगा उतना करेगा, वो तो मैं तुम्हें ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि ये असाइनमेंट करोगे, ये फॉलो करोगे। विल टेक वन सेशन ऑन टीएसएससी, जो अपना फ्रेमवर्क है पढ़ने वाला, कल परसों में, तो मैं उससे क्लैरिटी आएगी बहुत सी चीजों की। यस, ऑनलाइन इन डाउट, ओनली एक चीज एक्सपेक्टेड है ऑनलाइन स्टूडेंट, प्लीज बी इंटरेक्टिव और क्वेश्चंस करो, ठीक है। जितने तुम ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना हम डिस्कस कर पाए। तुम अगर क्वेश्चंस नहीं करोगे तो फिर उसी तरीके से हो जाए। और बिंदास क्वेश्चन करो 100 टाइम्स, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग उसको रिपीट करो, वापस वापस रिपीट करो, कि अब तुम्हें क्यों वो डर होता है कि तुम कहीं एक ट्रॉमा से आए होते हो बाहर, कि कोई कॉलेज टीचर तुमको बोला कि क्या कोई भी प्रॉब्लम है मुझे 10 बार पूछ, और 2 बार पूछने पे वो इरिटेट हो रहा है, और फिर और वो एक तो उसके पास तुम्हारे इंटरनल मार्क्स ये वो सब डिपेंडेंसी। मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं है, मेरे पे तुम्हारी 0 डिपेंडेंसी है कि सर आप मेरे मॉक क्लियर नहीं करोगे, तो मैंने मॉक की ट्रांसपेरेंसी तुमको बताई है कि वो रिकॉर्डेड है वीडियो। मैं नहीं क्लियर कर रहा हूँ तो तू विनायक सर के पास जा, विनायक सर के पास जा, आदेश सर के पास जा, रंजित सर के पास जा, राइट। या फिर वीडियो दिखा दुनिया को कि देखो मैं आंसर करेक्ट दे रहा हूँ, ये मेरा मॉक क्लियर नहीं कर रहे। यू आर हैविंग 0 डिपेंडेंसीज। तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है उस पर परसेंटेज है क्या कहीं पे? कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो, तो कहीं पे नंबर्स ही नहीं है, राइट। तो तुम्हें क्यों डर होना चाहिए किस बात का? टीचर से क्या पूछने का डर होना चाहिए? ऑन व्हाट बेसिस योर टीचर्स आर गोइंग टू टारगेट यू? कोई पैरामीटर ही नहीं है उनके पास टारगेट करने वाला। अननेसेसरी तो नहीं कर सकते, उधर है वो डर कॉलेज में कि मुझे इंटरनल नहीं देंगे फिर मेरा सीजीपीए कम होगा। कुछ नहीं होता है, मेरा खुद का सीजीपीए 5.9 है, मैं नहीं इलिजिबल था, बट क्या किया फिर, मैं स्टार्टअप कंपनी में काम किया पहले। स्टार्टअप कंपनी में काम करने के बाद सीसीएस ने मुझे सीजीपीए नहीं पूछा। समझ में आ रहा है? तो वो सिनारियो है। तो इसके वजह से तुम क्या हेजिटेट करोगे या अपने आप को दबा के रखोगे? दैट इज नॉट राइट। ये होता है, मैं वापस तुम्हें बोलता हूँ कि डोंट ट्रीट अस लाइक दोस टीचर्स जो कुछ प्लेसमेंट नहीं हुआ इसलिए एमटेक करके उसी कॉलेज में तुमको पीपीटी से पढ़ाए, और फिर वो ट्रॉमा तुम लेके इधर से आए हो कि टीचर्स ऐसे ही होते हैं। तो वी आर नॉट टीचर्स बाय मजबूरी, वी आर टीचर्स बाय चॉइस। मतलब पीसी जैसा ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ के आया हूँ पढ़ाने के लिए, तो वी आर टीचर्स बाय चॉइस, तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। तो वो लेवल पे ट्रीट करो, ट्रीट अस एज अ फ्रेंड, क्वेश्चंस करो तुम्हें जो भी लगते हैं वो। एक ही चीज मिसिंग है, मैं तो कंटेंट यूट्यूब पे दी,
ने बोला ना, मेरे से अच्छा कोई पढ़ाता होगा। मैं हैरी हैरी का एग्जांपल देता हूँ बहुत बार, हैरी का ये काफी अच्छा पढ़ाता है, लेकिन हैरी से 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हो क्या? हैरी से तुम्हारे डाउट सॉल्व कर सकते हो क्या? इधर आईएएस इसलिए हो, इधर एक्स्ट्रा तुम्हें वही मिल रहा है ना, 1 to 1 अटेंशन, डाउट सॉल्व करवाना वगैरह, तो उसका एडवांटेज लो ना, नहीं तो क्यों पैसे वेस्ट करते हो फिर? यूट्यूब तो फ्री है, इंटरनेट क्या है, 300 रुपए में तो हो जाता है तुम्हारा पूरा। तो जो जिस चीज के लिए आए हो वो चीज ले ही नहीं रहे हो, तो क्या फायदा है फिर? तो ऑनलाइन प्लीज बी इंटरेक्टिव। लास्ट मैसेज वॉज एट 12:04, आई थिंक 24,600 ऐसा है कुछ। यू कैन कनेक्ट विथ CRM टीम, वो तुम्हें गाइड करेंगे बेटा उसके लिए। एनी अदर डाउट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑनलाइन? अरे मैं अभी बोला कि इंटरेक्टिव रहो, तुम लोग इंटरेक्टिव रहोगे, ठीक है, नो डाउट तो नो डाउट, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बट मुझे क्लैरिटी तो आती है। अगेन एक थिंग समझो, क्या है कि जो हम बोल रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन में सेम एक्सपीरियंस है, तो सेम ही एक्सपीरियंस है, बट प्रॉब्लम क्या है, अभी तुम लोगों को मैं देख पा रहा हूँ तो तुम गर्दन हिला रहे हो ना, समझा नहीं समझा, तुम्हारे एक्सप्रेशन से मुझे क्लिक हो रहा है। ऑनलाइन में तुम्हारे कैमरा भी ऑन नहीं है, या मैं वो कंटिन्यू मॉनिटर नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें कमेंट से ही मॉनिटर कर पाता हूँ ना, कमेंट से या तुम्हारे लाइक रिएक्ट से, तो तुम वो करोगे तो मुझे क्लॅरिटी आएगी, तब मैं आगे बढ़ पाऊंगा ना। गोष्ट सांगितली की नाही आजीने तुमच्या तुम्हाला लहानपणी कधी? दादी ने स्टोरी सुना है बचपन में? क्या करता था फिर दादी स्टोरी सुनाती थी तब? सो जाता था सीधा, मतलब शुरू करते ही सो जाता था फिर? हाँ बोलता था ना, ऐसे बोलता था ना फिर? फिर ये करो ना यहाँ पे भी, वही मैं बोल रहा हूँ, यस नो नहीं सर, YES 3 कैरेक्टर्स बहुत हेवी हो रहा है, वाई टाइप करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर वाई भी टाइप नहीं करना है, उधर लाइक के बटन पे क्लिक करके रख, इमोजी है, सारे है, रिएक्ट भी अवेलेबल है ना तुम्हारे पास उधर, क्या टेंशन है फिर? इंटरेक्टिव लगता है, कुछ लोग तो मेरे को ऐसे लगता है ऑनलाइन में मस्त बैठे हैं उधर, ऐसे लैपटॉप साइड में रख के, चादर बिदर घेऊन अंगावर निवांत, सर आप बात करते रहो, हम सुन रहे हैं बस। सर सर है, सर बाबा है क्या, प्रवचन दे रहे हैं क्या? अपना बाबा रिसेंटली वो क्या पुकी बाबा या कोई तो भी बोलते हैं, रिसेंटली डेंजर एक लॉन्च किया बोले, अभी कल परसों ऑस्ट्रेलिया का लॉन्च किया बोले कुछ, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया कैसे बना करके, डेंजर है वो बिस्किट वाला ना, वो बिस्किट वाला। देखा नहीं, तो ट्रेंड फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम वगैरह में नहीं हो तुम लोग? है ही नहीं तेरे पास? क्या बात है यार, कैसे जी लेता है तू मतलब? अच्छा यूट्यूब से जीता है, मतलब जीता है मतलब? हाँ ऐसा है, वो देखा है मैंने बहुत से लोग, एग्जाम आया कि इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करते हैं, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे वो दिन भर टाइम पास करते हैं, या क्रोम से इंस्टाग्राम ओपन करते हैं। कितने लोगों ने किया है ये? यस ऑनलाइन ऐसा किया है किसी ने? एग्जाम आने पे इंस्टाग्राम लॉग आउट, क्या अपना डीएक्टिवेट? गुड गुड, ऐसा चाहिए, ये सब ये दिखावा है तभी। रहो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहो थोड़ा सा, टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, ट्रेंड वगैरह पता होने चाहिए, रिसेंट क्या है क्या, थोड़ा सा सोशली कनेक्ट रहो। हाँ लिंक्डइन, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कनेक्टेड रहो बस, नथिंग, देर इज नो सच डिफरेंस, सेम ही है, पाइथन फुल स्टैक या जावा फुल स्टैक। जिनको पाइथन ठीक लगता है वो पाइथन पढ़ते हैं, जिनको जावा ठीक लगता है वो जावा पढ़ते हैं। फिर सर हम डिसाइड कैसे करें क्या ठीक है? मैं तो स्टार्टिंग से वो पता ही नहीं है। यस ऐसा होगा पुष्कर, 1-2 दिन में होगा वो, डोंट वरी। तो एक सिंपल एनालॉजी बताता, बाइक है तुम्हारे पास और स्कूटी है तुम्हारे पास, तो अब तुम मुझे बताओ कौन सी अच्छी है? दोनों का
नहीं ना, अभी उसने जैसे मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि पाइथन फुल स्टैक अच्छा है या जावा फुल स्टैक अच्छा, मीन्स क्या डिफरेंस है, या कोई ऐसे पूछ लेगा कि क्या अच्छा है, तो क्या अच्छा है तुम बताओ फिर मुझे, बाइक अच्छी है या स्कूटी अच्छी है? नहीं नहीं, काम सेम कर रहे हैं लेकिन अच्छी क्या कौन सी है, सुटेबल लेकिन किस केस में? तो जो इजी ज्यादा होगा। तो स्कूटी इजी है ना, तो स्कूटी यूज करता हूँ, जम्मू कश्मीर जाता हूँ इधर से स्कूटी पे। आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको कुछ सामान लेके जाना है, तो जब तुम्हें एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, या तुम्हें मजबूती चाहिए, या तुम्हें बहुत सी चीजें स्ट्रिक्ट ये चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए उधर वगैरह सारा पार्ट, देन यू गो विथ बाइक। तुम्हें गांव के गांव में घूमना है, सिग्नल्स पे तुम्हें वो बार बार गियर बदलते नहीं रहने हैं, तो यू विल गो विथ स्कूटी। बट स्कूटी पे मैं जा सकता हूँ कि नहीं 500-600 किलोमीटर, जा सकता हूँ ना, और बाइक पे भी मैं गांव में घूम सकता हूँ। तो सारे काम दोनों पे तो काम तो हो ही रहे हैं, राइट? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड जावा। जो हम बोल रहे हैं अभी कि सर पाइथन पाइथन वो एआई आ रहा है, तो एआई आ रहा है मीन्स तुम्हें एआई बनाना है क्या? तुम्हें हर बार एजेंट्स ही बनाने हैं क्या? तुम चैट जीपीटी ही डिजाइन कर रहे हो क्या हर बार? बैंकिंग एप्लीकेशंस है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे ह्यूज लेवल पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, पार्ट हो रहा है, वो एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं कि नहीं? तो वहां पे तुम्हें क्या चाहिए? डेली ट्रांजैक्शन चाहिए, बहुत सारे हेवी लोड है वहां पे, या सिक्योरिटी बहुत हायर चाहिए, तो तुम क्या करोगे फिर? बाइक या स्कूटी? बाइक। तो तुम्हें जावा लगेगा वहां पे, राइट? और तुम्हें अगर इजीली डेटा ट्रांसफर ये वो सब चीजें चाहिए, इजी एक्सेस चाहिए, यूजर फ्रेंडली मतलब बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज चाहिए जहाँ पे ज्यादा केओस नहीं है, तो तुम क्या करोगे? पाइथन से जाओगे। बट मेरा सिंपल एक एनालॉजी पे ये होता है कि स्कूटी सीखने के बाद बाइक सीखना आसान है या बाइक सीखने के बाद स्कूटी? इसके बाद स्कूटी सीखने के बाद बाइक, बाइक के बाद स्कूटी इजी है ना, क्योंकि स्कूटी चला रहे हो तुम लोग तो तुम्हें बाइक हार्ड जाएगी ना बाद में, क्योंकि वो पहले स्कूटी में गियर वेयर कुछ नहीं था, इधर गियर आ गए, बार बार तुम अड़क रहे हो गियर में। जब तुम गियर में बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो और आप बोल रहे हो कि अरे गियर ही नहीं है, तो तुम्हें रिलैक्स लगेगा ना पार्ट। तो यू कैन इजीली स्विच फ्रॉम एनी लैंग्वेज टू अनदर। जावा अगर पढ़ते हो तो पाइथन में और अच्छे से इजीली स्विच कर पाते हो तुम लोग, बिकॉज सिंटैक्स तुम्हें और क्लियरली ये होते हैं, तुम्हें पता चलता है कि अरे हाँ वो इंटरनली ऐसे ऐसे होता है, मतलब ऑटोमेटिक गियर पड़ जाते हैं, ऐसे समझो कि हाँ गियर ऑटोमेटिक होते होंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा गाड़ी चल रहा है ना, प्रॉपर चल रहा है, खत्म। तो ये सिनारियो है। तो दोनों तो हम यहाँ पे जो पढ़ाते हैं वो तुम्हें हम कंसेप्ट ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं। तो सिंटैक्स अभी अपने बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इधर जावा फुल स्टैक पढ़ के काम अभी पाइथन में कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, हार्डली तुम्हें 15-20 दिन लगते हैं सिंटैक्स स्विच करने में। इसलिए तो तुम्हें कंसेप्ट ओरिएंटेड पढ़ना है, ताकि सिंटैक्स आराम से तुम बदल लो। सिंटैक्स ओरिएंटेड पढ़ते हो तो फिर नहीं, फिर तुम्हें वो क्लियरिटी नहीं आती है। तो सेम, तो एआई आ रहा है इसलिए पाइथन, ऐसा नहीं है, राइट? वो जो तुम एजेंट्स की बात कर रहे हो वो पाइथन में इजी जाते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाइड डेटा पे एक्सेस, या जो भी तुम बोल रहे हो एआई किस पे काम कर रहा है तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा, क्विकली तुम्हें सर्च करके लाके देना डेटा वगैरह, डेटा पे ये है ना पूरा कलेक्टिवली। और जब ट्रांजैक्शन वगैरह की बात आती है तो तुम्हें वो सिक्योरिटी वगैरह चाहिए ना सारा पार्ट। इट्स नॉट लाइक दैट कि पाइथन नहीं प्रोवाइड करता है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बस स्कूटी पे भी तुम 700 किलोमीटर जा सकते हो, बट मुंह लगाना पड़ता है घर आके, ठीक है? बाइक में नहीं लगाना पड़ता है, समझे एवरीवन? तो इंडिया में भी ब्लॉकचेन नहीं है, मतलब मतलब ऐसे इतना इवॉल्व हो गया। नहीं, धीरे 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 होती है ये चीजें। बट मैं अभी सुबह के लेक्चर वालों को भी वही बोला कि तुम अडेप्ट कितना कर रहे हो उस पे, तुम्हारा नेचर एडेप्टिव होना चाहिए, तुम सर्वाइव कर लेते हो किधर भी। तुम्हारा नेचर एडेप्टिव नहीं है, तुम बोल रहे हो नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा यहाँ से, मैं नहीं लूंगा यहाँ से, तो फिर लोग आगे बढ़ते जाते हैं, तुम वही कर रहे हो। कॉलेज में ब्लॉकचेन ऐड कर दिया
और पूरे साल कुछ नहीं पाते हैं। मतलब नोट्स 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 तो समझे। नोट्स क्या? अच्छा, मतलब किस चीज के लिए नोट्स? कॉलेज में सब्जेक्ट का ब्लॉक है, हाँ, उसके लिए बस नोट्स ही देते हैं, तो समझाया नहीं। अच्छा समझाया नहीं है, कॉलेज में तो समझाते ही नहीं है वैसे। सर मुझे से हमें ही आता है। हाँ बट वो फॉर्मेलिटी के लिए इंट्रोड्यूस तो करना पड़ा होगा ना, उसकी जरूरत ऐसा नहीं है। अभी कॉलेजेस में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनको वो स्पेसिफिक टाइम में कवर करना होता है। अब पूरा सी प्रोग्रामिंग या जावा वो नहीं पढ़ा सकते पूरे इसमें, राइट? बट मेरा कहना है कि पूरा मत पढ़ाओ, लेकिन ये बेसिक लेवल पे तो बच्चों को ये करो ना, ओपन एक्सप्लोरिंग के लिए ओपन तो करके रख दो ना। वो थोड़ा सा सिस्टम का प्रॉब्लम है। अब तक सर बहुत जगह से पढ़ाई है, बट आप जब बताते हो कुछ नए हैं। हाँ, मैं अगेन वो बोलता हूँ, अब ये नया कुछ हमने इन्वेंट किया है क्या? नहीं, ये तो बेसिक है ना। ये बेसिक तो तुम्हें तुम्हारा कॉलेज का टीचर भी पढ़ा सकता था, उसके लिए भी कुछ इतना हैवी नहीं था ये पार्ट, लेकिन वो भी इतना बेसिक में नहीं पढ़ा है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये चेन किसी ना किसी ने को तो शुरू करनी पड़ेगी। बहुत से लोगों का ऐसे होता है कि अरे उसका काम नहीं होता है, आगे उसका काम नहीं होता है। लेकिन मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि बहुत सी चीजें मैं तुम्हें काम ना होते हुए भी क्यों इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूँ, क्योंकि वो पता होने की वजह से तुम्हारा एक 360 व्यू ओपन होता है आगे पीछे चीजों की तरफ सोचने का। तो उसके लिए होता है वो। मुझे भी पता है नहीं लगता है आगे, या फिर यहाँ पे कमेंट्स में कोई आके बोल देता है कभी कि अरे सर वो अभी नहीं यूज होता है, मुझे पता है नहीं यूज होता है। बट अभी जो यूज होता है वो पहले क्या था, पहले कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, अब तुझे वो कितना आसान हो गया है, ये जब पता चलता है तब वो आगे की चीज का भी इंपॉर्टेंस बढ़ता है। और जब उससे कोई और नई चीज आती है तो तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ता है, कितने भी अपडेट आने दो। तो यार इसीलिए बेसिक से शुरू करना इंपॉर्टेंट है, बेसिक से समझाना चाहिए सभी ने। इट्स नॉट अबाउट ओनली प्रोग्रामिंग। मैं जो बोल रहा हूँ कि वाई वाला जो पार्ट में बोल रहा हूँ, तुम्हारे लाइफ के भी प्रॉब्लम मैक्सिमम सॉल्व होते हैं अगर तुम उसका वाई क्लियर कर लेते हो, राइट? और अभी तुम लकी हो कि तुम ये जीपीटी एआई के एरा में हो कि तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अभी अगर तुम बोल रहे हो कि ये सर ने बोला यार ये स्कूटी बाइक का, बट मुझे ये कुछ कन्विंसिंग नहीं लग रहा है भाई, राइट? ये सर है मतलब कुछ भी बोलेंगे मैं सुनूंगा, ऐसा नहीं है ना। मैं घर जाके क्या बोलूंगा कि आज हमारे सर ने हमको ऐसे ऐसे एक एग्जाम्पल दिया, चैट जीपीटी को बोलूंगा तुझे क्या लगता है ये करेक्ट बात कर रहे हैं नहीं बात कर रहे हैं? उससे तो पूछो ना, उस पर भरोसा है तो उससे पूछो ना तुम। समझ में आ रहा है? हेलो? क्लियर है? अरे गेटिंग द पॉइंट? अब इस पे कोई क्वेश्चन है तो बोलो, ओवरऑल। ओके, सो एमसीक्यू आएगा वो सॉल्व करो एंड टुमारो विल स्टार्टेड डिसीजन मेकिंग स्टेट। गूगल फॉर्म्स से आएगा। हाँ, ग्रुप पे आएगा तुम्हारे, ठीक है? वो फॉर्म ही रहेगा, उसमें अटेम्प्ट करना है।
अगर एमसीक्यू वो एप्टीट्यूड ही लेगा कि अगर ठीक है एमसीक्यू करेंगे या फिर एमसीक्यू जो है वो एप्टीट्यूड के साथ चलेगा कि अगर ठीक है रिलेटेड नहीं 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 नहीं, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक पे है एमसीक्यूज। एवरी टॉपिक, हर एक टॉपिक का एक एक एमसीक्यू रहेगा। तुमको अगर बहुत प्रिसाइज चाहिए Okay, that's it for today. Thank you.